कर जी रहे हैं आप मैम। लोग? हाँ। अ, किताब भी अपने पास रखना है और किताब से भी देखना है, इसका कहीं बाहर से तो कुछ मिला नहीं। जो कुछ भी मिला है किताब से ही मिला है, और असाइनमेंट क्वेश्चन जो है आपके आ गए हैं। डांट खाते ना। तो असाइनमेंट क्वेश्चन आपके आ गए हैं, उसमें देखेंगे। शायद मैं बाद में देखी हूँ, उसमें जो मैंने पढ़ाया है उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका आया है। उसमें आदिकालीन मैंने पढ़ाया, उसमें विद्यापति के गीतों का गीति काव्य के रूप में विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन आपके में आया है MSD 1 में। तो ऐसे ही इसका भी देखेंगे आप। जो किताब आपके पास है वो किताब आपके लिए बहुत माने अच्छी किताब है, बड़ी वाली किताब जो मिली है आपको। तो उसमें एक एक पॉइंट पॉइंट करके आप उसको याद करते जाएंगे। बहुत कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, तो उनमें से एक ही को ले लेंगे तो दूसरा पॉइंट भी आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी सी चीजें को बार बार दोहराया गया है। तो आपका है हिंदी साहित्य में उपन्यास। तो हिंदी साहित्य में उपन्यास किस प्रकार से हिंदी साहित्य में लिखे गए, कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, उन पर चर्चा करते हुए उन पर आलोचना भी करेंगे। लास्ट में आपका आलोचना भी दिया गया है। आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि किस, जैसे क्या कहना चाहिए, अपना प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान गोदान लिखा, पर आलोचकों ने उन पर क्या आलोचना की, क्या टिप्पणी की, उन चीजों को भी इसमें जानना है। और जो किताब आपके पास है, इसी किताबों से आप क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। और आप आज लास्ट है, आज लास्ट दिन है आपका। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, उसे मुझे आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर है कि आप लोग मुझे भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। कोई भी एक क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, जो भी अच्छा लगे, या फिर आप देख लीजिए असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, उनमें से आप हल कर सकते हैं क्या। MSD 1 हो या MSD 13 जो मैंने पढ़ाया, किसी में से भी एक एक क्वेश्चन मुझे आप दिखाएंगे व्हाट्सअप में, तो मैं उसको देखूंगी। और कहीं पे कुछ मैंने कुछ जोड़ना होगा, कहीं पे कुछ हटाना होगा, तो उन चीज़ों को मैं बता दूंगी आपको। तो आप ये कर पाएंगे क्या? मुझे लग रहा है कर पाएंगे। हेलो। जी मैम। हाँ, कर पाएंगे मुझे लग रहा है। तो आप लोग करेंगे, आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए अच्छा है, वो आप लोगों के लिए ही काम आएगा। तो मेरे कहने का ये था, देखिए कम समय में, बहुत कम समय में आपको ये सब किताबें खत्म करने के लिए कहा गया है, जिसमें शॉर्ट एकदम छोटे से छोटे, मैंने ये जो मैंने जो आपका जो कोर्स है उसको कम कम करते 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 हम मैंने कम कम बातों को बता ही पा रहे हैं, पूरे वृहद वर्णन कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप लोगों को, मैंने कहा था ना, किताब देखना है घर जा करके, घर में रह करके टाइम मिले तो किताब को देखना है। उसमें किताब में क्या बताया मैडम ने, क्या मैडम ने जो बताया उस किताब में है कि नहीं, है ना। तो ये सभी चीज़ों का आप एक असाइनमेंट क्वेश्चन, चाहे आपका मैंने जो पढ़ाया MSD 13 MSD 1, उनमें से अगर एक आध क्वेश्चन आप थोड़ा सा झलक उसमें से दिखाएंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा, प्रस्तावना लिख करके। उसके बाद एक आध पॉइंट कम से कम उसमें आप करके दिखाइए, तो मुझे कभी भी करके दिखाएंगे आप लोग तो मैं देखूंगी उसको। तो मेरे कहने का अर्थ है, मैडम क्यों ऐसे हमको कैसे होमवर्क दे रही है? मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, मैडम हमको होमवर्क दे रही हैं करने के लिए। हम पढ़ेंगे मैंने परीक्षा के लिए पढ़ेंगे कि मैडम का होमवर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आया है उनमें से कम एक आध क्वेश्चन के थोड़ा सा झलक मुझे दिखाना, किस प्रकार से आप लिख रहे हैं। तो मैं जान जाऊंगी, आपके 2-3 लाइन एक आध पॉइंट को पढ़ करके मैं जान जाऊंगी कि आपने कैसे लिखा है। अगर उसमें कुछ जोड़ना होगा तो मैं बताऊंगी उसमें ये जोड़िए, अगर उसमें से कुछ हटाना है, अनावश्यक बातें उसमें लिखी गई हैं, तो उसको वहाँ से बता दूंगी यहाँ से हटाना है। तो क्या आप कर पाएंगे? मुझे लग रहा है कि इतने दिन के जी मैंने मैम। 8-10 दिन, हाँ 8-10 दिन का जो मैंने क्लास किया, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को कर पाएंगे, है ना। कर पाने की, मैंने कहा ना, सकारात्मक सोच रखिए हमेशा, मन में ये मत सोचिएगा, कोई डरावना नहीं है, कोई भयावना नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए काम आएगा। तो आप लोग ये करेंगे करके मेरे मुझे लग रहा है, मुझे आशा है कि आप लोग ये काम करके दिखाएंगे, तो आप लोगों के लिए आगे चल करके बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका असाइनमेंट का कम से कम कितना 30% मार्क्स उसमें ऐड होता है एनुअल में। तो कम से कम हम 90-95 नंबर अगर नहीं पाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है। 40 नंबर जो पाता है वो फेल मान के चलिए, जो 40 नंबर पाता है, जो 50 नंबर पाता है, उस चीज़ को, उस मार्क को, उस नंबर को आप फेल मान के चलिए। तो हमको अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो आप लोगों ने तो लिखा होगा फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे मार्क पाए हैं, आप तो खुद जानते होंगे उसमें कैसे लिखा था आप लोगों ने और कैसे नंबर उसमें आप लोगों को मिले हैं। तो
मैं जानना चाहूंगी कि मैं जो पढ़ाई हूँ अभी, है ना, मैं तो अभी जो कोरोना पीरियड में जो बीच में जो क्लास हुआ था उसमें मैंने क्लास नहीं किया था, पर अभी की हूँ, तो मुझे भी लग रहा है मेरे लिए भी नया है ना, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस करना ये सब नया है मेरे लिए भी। तो मैंने जो कुछ भी बताया, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने जितना कुछ भी बताया है आपने उसके सार तत्वों को ग्रहण किया है, ऐसे आशा रखती हूँ। मैम तो करके मैम हाँ बोलिए। हम्म। मैम पहले की अपेक्षा हम लोग और भी बेहतर से लिख पाएंगे मैम, हाँ आपके बहुत बताने बढ़िया। के बाद मैम। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही अब आप समझ लोगों ने, में आने आपने लगा कहा। है, हाँ ये बिल्कुल भी हाँ। समझ में नहीं आता था। पहले बिल्कुल भी क्या? समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा पहले अच्छा। मैम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उपन्यास का ये वाला चैप्टर, लेकिन अब समझ में अच्छा। आने लगा है। हाँ आसान हो जाएगा। और किताब में देखो मेरे पास भी उतना वो मैंने ये नहीं है, मटेरियल्स भी नहीं है। जो किताब मुझे नया है ना मेरे लिए, ये भी आप लोगों के लिए जैसा नया है मेरे लिए भी नया है। मैंने कभी अमेरिकी 13 नहीं पढ़ाया था बच्चों को, फिर भी एक मैंने टीचर होने के इसमें नाते उसको तो मैं स्वीकार करूंगी, इस चुनौती को भी मैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप लोगों को जितना भी बताइए आप लोगों को समझ में आया टाइप का लग रहा है मुझे। अन्य सर लोग भी हमारे जो और दो सर जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को 9 बजे, एक सर पढ़ा रहे हैं दयानिधि सर, और एक सर और पढ़ा रहे हैं आपको डॉक्टर राधा कृष्ण विश्वकर्मा करके, 4 से 5 बजे है कि 3 से 4 से 5। तो वो भी हमारे ही बरगढ़ क्षेत्र के हैं, हमारे पंचायत कॉलेज से हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो उनका भी कहना था बच्चे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं करके मैंने सुना है। मैंने भी कहा आप मैम लोगों के बारे में उनसे। मैम हाँ एक बात बताएं, हम हाँ लोग ना हिंदी उस हाँ। समय था कि पास होने के लिए पढ़ रहे थे मैम, अब तक। अच्छा। लेकिन जब हाँ से हम लोग आप लोगों के सेंटर से जुड़े हैं तब लग रहा है कि जी नहीं, हिंदी को जानना हाँ जरूरी है। पढ़ जरूरी तो सभी है ना। लेते लेकिन जानना सही जरूरी है बोली मैम। सरवनी, जरूरी एकदम है बिल्कुल हाँ सही हाँ। बोली। हम लोग भी पास होने के लिए ही पढ़ रहे थे कि जैसे भी पास हो जाए। नहीं जैसे भी नहीं, उसको अच्छे से मतलब आपको देखना है और सरलता से हमने बताया भी है। उनके भी मैंने कुछ कुछ नियम मैंने बताया है, मैं जैसे पढ़ी थी ना अपने समय में, जैसे मैं पढ़ी थी मैं उन चीज़ों को मैंने आपको बताया है। तो वैसे ही आपको थोड़ा परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं है केवल पास करके अपना घर में ही बैठे रहे, है ना, उसको आगे मैम अपनी पहले हम जिंदगी में लोग यही लगाना। हाँ सोच रहे थे मैम, पहले हम लोग यही सोच रहे थे सिर्फ पास करना है मैम, डिग्री ले लेना। हाँ लेकिन अब लगता है कि हाँ हाँ। नहीं, इसके अंदर नहीं मैम ने बहुत जो जरूरी। समझाया है। मैम एक बात हाँ और है, जैसे हाँ बोलिए। हाँ। प्रेम शंकर का जैसे चरित्र पूछा जाएगा, चाहे हम्म। सुमन का, तो हम लोग कैसे हाँ स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन का हाँ। आंसर में? सुमन प्रेमचंद जी का ना, प्रेमचंद जी को सेवा सदन बोलिए, है ना, सेवा सदन उपन्यास की सुमन, ऐसा बोलेंगे ना। प्रेमचंद जी बोले ना आप। जी हेलो। हाँ। मैम, तो उसमें जैसे देखिए। हाँ 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 बोलिए। ये सेवा सदन की सुमन और प्रेम शंकर, हम्म। ये प्रेम शंकर जो ये उनके हैं, क्या नाम है? प्रेमाश्रम। हाँ, प्रेमाश्रम के प्रेम शंकर, उनके चरित्र के बारे में हम्म। तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे? और हाँ तो जैसे शुरू मैम है करने कि का। हाँ हम लोग हाँ मैम जैसे हम लोग कोई उपन्यास लिखते हैं, तो जैसे आपने हम्म बताया कि उसमें 6 चीजें होनी चाहिए, तो क्या हम्म। किसी के चरित्र के बारे में लिखना है तो क्या वो भी 6 चीज इसी में आएगा? किसी के चरित्र नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी बात है, मैं बता तो रही हूँ वही हम आपको। जानना चाह रहे हैं मैम, जैसे हाँ हाँ उपन्यास हाँ लिखते हैं तो हाँ हाँ 6 चीज होता है, और सिर्फ किसी हाँ के हाँ चरित्र के बारे में जानना है, तब हम हाँ हाँ। कैसे लिख एक मिनट पाएंगे? एक मिनट सुनिए इस बात को। पहले तो आपको भूमिका में लिखना है। पहले क्वेश्चन दिया गया है सेवा सदन की सुमन, सेवा सदन उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास के सुमन का चरित्र चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन आया आपको। तो आप पहले क्या करना, भूमिका में पहले प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा लिखना आवश्यक है। कौन लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है कि क्या है सेवा सदन का मूल भाव क्या है ना, उस चीज को थोड़ा सा हमको भूमिका में लिखना है। उसमें क्या बताया गया है, एक नारी के किस प्रकार से मतलब अनमेल विवाह का भी आएगा, दहेज प्रथा में भी इसका नाम आएगा इस सेवा सदन का। तो उसको थोड़ा सा लिखिए, ज्यादा नहीं। और उसमें हो सके तो आप प्रेमचंद की 2-3 रचनाएं स्टार्ट कीजिएगा। पहले तो स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्याकाश के प्रकाशवान नक्षत्र, हिंदी साहित्याकाश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार, हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। इस प्रकार से आप कुछ बातों से, कुछ शब्दों से उनको अलंकृत कीजिए पहले। और उसके बाद द्वारा रचित यह सेवा सदन उपन्यास उनके द्वारा रचित है, ये लिखा। फिर उनकी रचनाएं इस प्रकार की हैं और वो भारतीय समाज के मध्यम वर्ग का उन्होंने प्राय
चित्रण किया है अपने उपन्यासों में, किस प्रकार से उन्होंने निर्धन वर्ग का भी वर्णन किया है और किस प्रकार से दलितों के प्रति भी उन्होंने लिखा है। तो बहुत सारे इनके जो कहना चाहिए क्या क्या लिखा है इन्होंने, कैसा कैसा उपन्यास लिखा है, थोड़ा सा उसमें 2-3 लाइन, ज्यादा नहीं कह रही हूँ, उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे सब्जेक्ट पे आएंगे, फिर वहां पे लिखेंगे कि सेवा सदन उपन्यास की नायिका, नारी पात्रा, प्रमुख नारी पात्रा सुमन का चरित्र चित्रण को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। अब उसमें बिंदी लिखना है, पॉइंट लिखना है। जैसे सेवा सदन की सुमन कैसी थी, है ना, सेवा सदन की सुमन जो थी शिक्षित थी, है ना। हाँ हाँ, बस हेडिंग दीजिए आप। देखो क्या हेडिंग देंगे उसमें, मैंने अद्वितीय सुंदरी थी वो, है ना, आकर्षक व्यक्तित्व था उसका, अद्वितीय सुंदरी कह सकते हैं। फिर उसमें वो दूसरा नंबर आएगा शिक्षित थी वो, है ना। फिर उसका विवाह कैसे हुआ था, अनमेल विवाह हुआ था। फिर उसमें लिखेंगे आप किस प्रकार से वो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं नोट कर रही हूँ, आपको बताऊंगी, बोली हूँ ना 7 बजे कल से आप मेरे को पूछ लेना, 7 बजे मैं बताऊंगी इसमें सेवा सदन। हेलो मैम, आप मुझसे जुड़, हाँ बोलिए मैम आपका नंबर चाहिए था, मैं 2 दिन से नंबर मांग रही हूँ, आपका नंबर नहीं मिल रहा है। अरे मैं बता चुकी हूँ नंबर आप लोगों को, आप उस दिन नहीं आई थी क्या, जिस दिन बताई थी? मैम उस दिन मैम मैं नहीं समझ पाई थी, मैं 2 दिन से ग्रुप में मांग रही हूँ, कोई नंबर नहीं दे रहा है आपका। अच्छा अच्छा, हाँ लिखे 760 बोलिए। हाँ मैम। 760 हाँ 760 जी मैम, 88 7, हाँ 760 88 12 हाँ 558। ओके, थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, पूछ लेना। तो उसमें सेवा सदन की जो मैंने ये जो नायिका थी ना, नायिका जो थी उसका चरित्र उस बिंदुओं पर लिखेंगे। और आपने जैसे पूछा मुझे मैडम चरित्र चित्रण, पात्र, संवाद, ये जो चीज पूछा आपने, तो ये उपन्यास के तत्व है। क्वेश्चन आएगा आपका जैसे सेवा सदन उपन्यास को औपन्यासिक तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, तभी हम उस पॉइंट को लिखेंगे। कथानक, पात्र, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण, ये जो लिखेंगे, उद्देश्य जो लिखेंगे, ये औपन्यासिक तत्व है, उसकी विशेषताएं है। उपन्यास की विशेषता, एक उपन्यास में क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या प्रवृत्तियां होनी चाहिए, वो सब है, तो उसमें लिखेंगे। अगर सेवा सदन में सुमन का चरित्र चित्रण पूछता है तो आप सुमन के बारे में लिखेंगे, सुमन के बारे में, उसके कैसी थी वो, किस प्रकृति की थी वो, उन सभी चीजों को लिखना है। उसका मैंने पहले तो हो, जैसे अद्वितीय सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदर थी, किंतु उसका विवाह कैसे हुआ, क्या कहा जाएगा, अनमेल विवाह, उसमें आप लिख सकते हैं। इसकी जो नायिका थी उसका विवाह अनमेल, अर्थात जिससे शादी हुई थी उससे एज में बड़ा था वो, तो उस बाद उसमें भी लिख सकते हैं कि दहेज प्रथा को भी, मैंने दहेज प्रथा से ग्रसित, ये लिख सकते हैं। उसमें एक लाइन आपका वैसे हो जाएगा, दहेज प्रथा से ग्रसित थी वो क्यों, क्योंकि उसके पिता को सजा हुई थी ना, उसके पिता को सजा हो गई थी उस पर, इसीलिए शायद उस लड़की की शादी नहीं हो पाई थी, सजा हुई थी, कुछ काम कर रहे थे, हाँ ऐसा है कुछ सुनने में, मैं तो ऐसे मुझे लग रहा है। तो ऐसे जो कुछ भी है उन चीजों को आप उसमें रेखांकित करेंगे और एक एक करके उस पॉइंट को डीलिंग करेंगे। अंत में वो कैसी हुई, उसका जीवन परिवर्तन कैसे हुआ, है ना, वो सभी चीजें जो आएंगे मैं बताऊंगी आपको, आपकी किताब में नहीं है पर मैं पॉइंट बना के आपको बता दूंगी। जितने भी नायिका हैं सभी का चरित्र चित्रण में बताऊंगी। प्रेम शंकर का भी वैसे आएगा, प्रेम शंकर जी कैसे थे, है ना, उस उपन्यास के नायक थे, प्रमुख पात्र थे, किस उपन्यास के, प्रेमाश्रम के, तो उनमें क्या क्या चरित्र था उसको पॉइंटेड करना है। तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा भूमिका में हमेशा याद रखिएगा। पूरा आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, पीजी कर रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड माने विद्यार्थी हैं आप, एमए के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये सभी चीजें लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट में आप भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद भूमिका में वो सब चीजें बता देंगे, थोड़ा सा किसने लिखा है, राइटर का नाम और क्या बताया गया है, सुमन कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा लिखे, पैराग्राफ चेंज करके सुमन के बारे में थोड़ा सा लिखना। फिर नीचे लिखेंगे आप लोग सुमन के चरित्र को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट रूप से जान सकेंगे करके उसको पॉइंटेड कीजिए। पॉइंटेड करने के बाद उसको एक एक करके आप याद करेंगे। मैंने बताया था ना उस दिन कोड वर्ड टाइप का याद करना है, अद्वितीय सुंदरी है तो अ याद करना है ना, उसका शिक्षित थी तो उसका शी याद करना, अ शी, इस टाइप का पॉइंट बनाते बनाते आप उसका जो कोड वर्ड है, कहना जी पहला अक्षर, आपके पॉइंट का पहला अक्षर, उन सबको याद कर डालिए आप, तो आपको आसानी से याद होगा। अ से क्या था, आ से क्या था, प से क्या था, ये सभी बातें आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। तो आपको याद आने लगेगा, एग्जाम हॉल में भी आप बैठेंगे ना तो आपको याद आने लगेगा कि अ में ये पॉइंट था, प में वो था, स में वो था, और कितना सुंदर आप पहले पॉइंट उतारेंगे, उसके बाद आप उसको डीलिंग करेंगे।
है ना। तो पॉइंट को पहले देखते हैं जांचने वाले कि इसको मालूम है कि नहीं। मैंने कल भी बताया था, इस चीज को आज भी बता रही हूँ कि अगर 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन हल किए हैं, 5वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं, केवल 5 मिनट हमारे हाथ में है, तो उसमें क्या लिखेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आप बाद में कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करना है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो समझ में आता है, आपको भी समझ में आएगा और जांचने वाले को भी समझ में आएगा। पैराग्राफ वाइज आप लिखेंगे, 5 मिनट में कितना लिखेंगे, 2 मिनट में कितना लिखेंगे, आप पहले तो सोचेंगे थोड़ा सा, और 2 मिनट में लिखेंगे तो केवल एक ही पॉइंट में कवर हो पाएगा। तो जांचने वाला क्या करेगा, एक पॉइंट में 1 नंबर 2 नंबर देगा, और आप इसी चीज को 5 मिनट में 10 पॉइंट उतार सकते हैं। तो 10 पॉइंट अगर उतारेंगे आप, तो 10 पॉइंट को देख करके उन्हें भी लगेगा नहीं, समय अभाव के कारण लिख नहीं पाए, और इसको मालूम था करके उसी से मैंने उनको लगेगा अच्छा लिखा है करके, तो उसमें भी कम से कम 1 नंबर तो नहीं देगा, वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 नंबर उसी में वो देंगे। तो इसीलिए आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रही हूँ। तब आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख रहे होंगे असाइनमेंट में लिखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें कम से कम कितना 12 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, 15 नंबर का रहता है। तो कैसे जांचने वाला कैसे देगा आपको, हमको 12 नंबर पाना है, हमको 15 में 14 नंबर पाना है, कैसे पाएंगे नंबर। और जो लिखता है हम उसको नंबर देते हैं, जो लिखता है अच्छे से, जिनकी शैली अच्छी रहती है, जो अच्छे से बताते हैं, उस भाव को व्यक्त करते हैं, उनको नंबर दिया जाता है। उनको 14 नंबर भी हमने दिया है असाइनमेंट में। कहने में भी किसी को हमको ये नहीं है कि क्यों इसको दिया गया नंबर, तो हम बताएंगे उसको क्यों दिया गया, हम बताएंगे। हम टीचर हैं, हमने पढ़ाया है, हम पढ़ाया नहीं पढ़ाया हमने, हम जानते हैं कि मैंने छात्र क्या लिख रहा है, तो उस पर हम अवश्य ही देते हैं नंबर। जो 15 नंबर में 14 नंबर तक भी हमने दिया है। आपकी टिप्पणी में 5 नंबर का टिप्पणी रहता है, उसमें 4.5 नंबर तक हमने दिया है। तो कब देंगे, जब इस टाइप का आप अच्छे से लिखेंगे तब नंबर दिया जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आए। तो इसमें बताया गया है नवजागरण की अवधारणा क्या है, नवजागरण क्या चीज है। कल मैंने उस दिन बताया भी था। नवजागरण की अवधारणा सामाजिक विकास के उस ऐतिहासिक मोड़ की सूचक है जिसे मध्यकाल से आधुनिक काल के संक्रमण की स्थिति माना जाता है। नवजागरण का संबंध आधुनिक काल की उस नई चेतना से है ना, नई चेतना से है, अर्थात नवीन। जो पुराने जो विचारधाराएं थे, पुराने जिस प्रकार से लिख रहे थे साहित्यकार लोग, फर्स्ट में पहला जो लिखा गया, पहला उपन्यास इत्यादि जो लिखा गया, उस समय के उपन्यास बताया गया है ना पहले, कि किस प्रकार से जासूसी होते थे, है ना, किस प्रकार से माने केवल मनोरंजन का ही वो साधन रहता था, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता था, उसमें कुछ संदेश नहीं मिलता था। किंतु ये भी बताया गया, उसमें परीक्षा गुरु जैसे लिखा गया है, तो श्रीनिवास ने जैसे लिखा है परीक्षा गुरु, तो उसमें भी कुछ संदेश है। तो बाकी पूरा पूर्ण रूपेण जब उसको मैंने सारांश उसका जब निकाला गया, तो उस समय के उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए थे। और जासूसी इत्यादि उपन्यास पढ़ करके क्या होता था कि जानने की इच्छा जागृत होती थी। जासूसी सीरियल्स इत्यादि आप लोग जो देखते हैं, कब आज क्या हुआ है सीरियल में, कल क्या होगा, क्या उसको मैंने उसकी हत्या कर दी गई, या उसे कहाँ की मैंने उसको अपहरण किया गया, इन सभी चीजों से आप क्या करते हैं। आज जैसे आज आपने सीरियल देखा, आज अधूरा रह गया आपका, किसी ने अपहरण करके ले गया या किसी की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, तो आप तुरंत क्या करते हैं, दूसरे दिन, मैंने शायद इस बात को पहले भी बताया था आपको, तो दूसरे दिन उसी टाइम पर आप बैठे रहते हैं कि कब वो सीरियल स्टार्ट होगा और कब हम जानेंगे कि कल की कथा जहाँ तक थी वहां से आगे आज क्या हुआ, है ना। क्या सही में उस नायिका या वो पात्र या फिर पात्र की हत्या कर दी गई, क्या सही में उसको अपहरण करके कहीं ले गया था, तो ये जानने की जिज्ञासा, है ना। तो इसमें एक जगह पे एक साहित्यकार ने ये कहा है कि भले ये लोग कहें कि ये जासूसी उपन्यास इस टाइप का कहना चाहिए, तिलस्मी जासूसी उपन्यास उस समय लिखा गया, तो उनका कहना ये था, सभी तो उसको कह रहे हैं ये जासूसी उपन्यास लिखा गया, उस समय एक मात्र एक मनोरंजन का साधन था, कुछ भी नहीं था। किंतु किसी साहित्यकार ने कहा है, कम से कम इस बहाने उन्होंने हिंदी तो सीखा। एक साहित्यकार ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई किसी को मैंने किसमें किसी की दिलचस्पी है, कोई जासूसी उपन्यास में दिलचस्पी रखता है, कोई सामाजिक उपन्यास में दिलचस्पी रखता है, कोई राजनीतिक उपन्यास में दिलचस्पी रखता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उपन्यास के उद्भव विकास में पहला काल जो बताया गया है, उसमें इस प्रकार के जासूसी उपन्यासों के बारे में बताया गया है। तो एक लेखक का कहना, एक साहित्यकार का कहना है कि भले कोई कुछ कहे, लेकिन हम मानते हैं इस वास्ते इसके जरिए कहना चाहिए, इस उपन्यास को पढ़ने के जरिए कम से कम वो हिंदी तो जान पाए, वो हिंदी भाषा को जान। मैम जैसे खत्री का वो चंद्रकांता संतति से उसके बाद हिंदी का प्रचार ज्यादा हुआ।
हाँ ज्यादा हुआ, उससे प्रचार हुआ है ना, हिंदी का प्रचार हुआ, लोग जान पाए हिंदी क्या चीज है। आप लोग तो उधर रह रहे हैं पूरा हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में, इधर जो कहे हिंदी हिंदी है भी नहीं इस साइड में, फिर भी हम लोग हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारे सभी लगे हुए हैं। और यहाँ भी हिंदी को माने उसकी अच्छी स्थिति है, हमारे उड़ीसा प्रांत में भी अच्छी स्थिति है। मेरे बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हिंदी लेते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, और कई सारी जगह में वो लोग पदस्थ हैं अभी। मुझे बहुत खुशी होती है, बच्चे आकर कहते हैं मैडम आपने पढ़ाया। खैर मैं अपने प्राइवेट लाइफ पे नहीं जाऊंगी, इसमें बता रही हूँ आप लोगों को। तो उससे नहीं क्या हुआ मैम, कि बताना हाँ, चाहिए ताकि हम लोग भी तो सोच रहे हाँ हैं कि मैम ये एमए हाँ हो जाने के बाद भी आपसे मैंने हाँ पीछा नहीं छोड़ाएंगे मैम। अपना हम और भी ठीक है। पढ़ना चाहेंगे हाँ और भी हाँ जानना हाँ हाँ, चाहेंगे। सही बात है। मैं जहाँ पे हूँ मैम एक छोटा आपका सा, नंबर तो मैं हाँ इसीलिए ली हूँ कि आगे का जो ऐसा क्लास क्या, करूंगी आपसे सजेशन ले करके मैं करूंगी, इसीलिए मैं रखी बिल्कुल हूँ। बिल्कुल मुझे बिल्कुल आगे बिल्कुल। बीएड करना है और वो सारा क्वेश्चन मैं बहुत, आपसे ही सॉल्व करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बातें कहा आपने। तो उसमें क्या है, देखिए मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ यह हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र, यहाँ हिंदी ज़्यादा नहीं लेते, किंतु मैं देख रही हूँ मेरे में अधिकांश बच्चे हिंदी ले रहे हैं। कहते हैं मैडम अच्छा लगता है हिंदी पढ़ने में सुनने में। मैं बोली केवल पढ़ने सुनने के लिए लिए हो? तो कहते नहीं मैडम ये राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं हो पाया है, पर राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा कब होगा? जब पूरे प्रांत में, पूरे देश में जब ये हिंदी को अपनाया जाएगा, हिंदी में सब कुछ होगा, तभी वो राष्ट्रीय भाषा कहलाएगा। अभी राजकीय भाषा राज्यों में, विभिन्न राज्यों में बोली मैम जाती है ये। तो ये हाँ मैम ये हिंदी हाँ, भाषा हमारी एक सेतु के तरह काम करती है ना मैम। बस 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 बस, बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हिंदी में इतना एवरेज मार्किंग आता है उनका कि फर्स्ट सेकंड क्लास पाने वाला बच्चा फर्स्ट क्लास पा रहा है, फर्स्ट क्लास पाने वाला बच्चा बेस्ट स्टैंड पा रहा है। तो कहने का अर्थ इनका है वो, मैं जहाँ पे हूँ मेरे यहाँ पे उड़िया प्रांत है, मैंने यहाँ पे उड़ीसा उड़िया बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे। इंग्लिश तो बहुत अच्छी है इधर की, बहुत अच्छा बोल लेते हैं और पूरे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इधर, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जो भी है, पर हिंदी के प्रति इतना लगाव सुन करके। और मेरे बच्चे, मैंने जितने को पढ़ाया है सब बच्चे मेरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे मैंने शैक्षणिक संस्थाओं में पदस्थ है मेरे बच्चे इस इलाके के। तो सुनने में आया था कि इस जगह को, जहाँ पे मैं हूँ उस जगह को मिनी वर्धा के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। मिनी वर्धा, वर्धा में हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है। तो इस जगह को, उड़ीसा प्रांत की इस जगह को मिनी वर्धा के नाम से सुनने में आया है, ऐसा करके कह रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। तो खैर इसमें आ जाए तो जिस प्रकार से आपने पूछा सुमन के बारे में कैसा चरित्र चित्रण लिखना है, तो आप उसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे। हो सके तो मैं आपको, आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग फोन करना मुझे, मैंने व्हाट्सएप नंबर में मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं भेजूंगी उसको पॉइंट लिख करके। तो आप लोग को उसको पुस्तक को देख देख के आपको उसको आप अपने प्रश्न का उत्तर हल करना उसको, ठीक है। तो नवजागरण मैम हम काल लोग में, हाँ मंडे से ज्वाइन हाँ करेंगे क्योंकि संडे तक क्लास होगी मैम, मंडे से करेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, कीजिए। आप लोगों की इच्छा है वो, आप लोगों के लिए कह रही थी मैं कि आप लोगों का प्रॉब्लम जो समस्या जो है वो समस्या बनकर ना रहे। आप लोगों की जो समस्याएं रहेंगी ना इस मैंने अध्ययन के इसके में जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ाएं, सब लोग पढ़ाएं, हम भी पढ़ाएं, तो उनका भी अगर पूछना होगा तो भी मैं उनसे पूछ कर भी आपको बता दूंगी। और बाकी जो सर लोग आपको पढ़ा रहे हैं सभी बहुत अच्छे हैं। 3 लोग हम लोग पढ़ा रहे हैं बरगढ़ के पंचायत महाविद्यालय, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पंचायत महाविद्यालय, वो संस्था से हम लोग पढ़ा रहे हैं। 3 सर हैं, ये दो सर हैं, मैं एक मैडम हूँ। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप लोगों का सुबह का शिफ्ट और इसके बाद वाला शिफ्ट जो सर पढ़ाते हैं, हम तीनों एक ही कॉलेज से हैं। तो आप उनसे भी आप प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, अगर और मुझसे भी जान सकते हैं, उनका भी मुझसे भी जान सकते हैं, उनका जो है पेपर वो भी मुझसे जान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सहयोग करूंगी, जितना भी मुझसे बनेगा मैं निश्चित रूप से आपको सहयोग करूंगी। पर यह सहयोग की भावना आप में भी होनी चाहिए, आप सभी में भी ये सहयोग की भावना होनी चाहिए। किसी को कैसा सहयोग करना है, किसी का हम अच्छा नहीं चाहते तो उसका मैंने उसकी बुराई करना, उसका बुरा चाहने का भी हमको कोई अधिकार नहीं है। तो हम जैसे अच्छा कार्य करेंगे तो भगवान भी हमारी अच्छाई के लिए सोचेगा। तो ये आशीर्वाद आप लोगों के लिए है कि आप लोग भी पढ़ें और आगे बढ़ें, और आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ आए तो उनको भी सहयोग करें, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि इस काल में पहले क्या हुआ था, किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। इस नाते प्रचार प्रसार तक आ गए थे हम लोग कि किस प्रकार से किसी ने कहा है, किसी साहित्यकार ने कहा, इस वास्ते कम से कम हिंदी तो वो जान सका, हिंदी का प्रचार प्रसार तो हो सका, ये माना है। तो ऐसे ही नवजागरण काल में इसके हिंदी का मैंने उपन्यास का विकास हुआ और सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन उसमें स्टार्ट हुआ। तो भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने में 19वीं सदी के
19वीं सदी में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका 19वीं सदी में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में हमारे उपन्यासों में किस प्रकार से सुधार हुआ उसका वर्णन किया गया है, जिनमें से राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, केशव सेन और उनका प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज आदि विशेष उल्लेखनीय है। अर्थात इन्होंने ऐसी बातें बताई अपने उपन्यासों में जिनमें से पढ़ करके पाठकगण को पता चला, लोगों को पता चला और उसमें उनके सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार उनमें आए। उन उपन्यासों को पढ़ करके उस उपन्यास में उन्होंने उसको विषय वस्तु बनाया और सामाजिक उपन्यास में किस प्रकार से सुधार होगा, एक सांस्कृतिक उपन्यास है उसको लिखा, उसमें किस प्रकार से सुधार होगा, ये आंदोलन चला और इस आंदोलन से अभिभूत होकर के साहित्यकारों ने अपनी रचना की। राजा राम मोहन राय उनके ब्रह्म समाज ने मध्यकालीन सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और विकृतियों का विरोध किया। देखो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मध्यकालीन सामाजिक धार्मिक रूढ़ियां, जो रूढ़ी रहते हैं, जो विकृतियां रहती है समाज में, ये मानना है वो मानना है, अनेक प्रकार की विकृतियां भी रहती हैं, जैसे बहुदेव उपासना, मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत, सती प्रथा के विरोध के साथ ही विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। अर्थात इन्होंने ये साहित्यकार जो थे राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की मध्यकालीन युग में और उस समय समाज में फैले हुए सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का खंडन किया, विरोध किया। और देवोपासना है, जैसे मूर्ति पूजा करते रहते हैं ना, मूर्ति पूजा हम करते हैं, हिंदू करते हैं मूर्ति पूजा, तो जाति पाति जो है, ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना, सती प्रथा का विरोध किया कि किस प्रकार से उस समय एक पति अगर मर जाता था तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था। और इस प्रकार देखा गया धीरे धीरे इन सभी चीजों को देख करके कई जो क्रूर व्यक्ति थे, कई जो रूढ़िवादी थे, वो मानते थे नहीं, इसको उसमें सती होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना गया है जो सती होता है वो पुण्य हो जाता है। पति के मरने पर अगर वो सती हो जाती है, उस पर आग में जल जाती है, उसके जब उसको दाह संस्कार किया जाता है, उसी में अगर वो ही सती हो जाएगी, वो भी जल जाएगी, मर जाएगी, उसकी भी मृत्यु होगी, तो उसे मैंने क्या कहना चाहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। इस टाइप की बातें कौन कहा करते थे? जो साधु संत इत्यादि, जो पुराने माने रूढ़ी इत्यादि प्रथाओं को जो मानते थे, उनका मानना था कि एक विधवा है, वो अगर एक लड़की विधवा हो गई है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वो मानते थे नहीं, तुम विधवा हो, तुम विवाह नहीं कर सकते, तुम दूसरे विवाह कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम विधवा हो। और वो ऐसे व्यक्ति रहते थे कि इनको अगर कोई लड़की भी अगर पुनर्विवाह करना चाहती है तो उस पर बंधन डालते थे, नहीं तुम्हें करने का अधिकार नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, एक विधुर को विवाह करने का पूरा अधिकार होता है, तो एक विधवा को क्यों नहीं है ना? तो जिसके मन में ऐसा लगता है, वहाँ के लोग, वहाँ के धार्मिक लोग, वहाँ के रहने वाले लोग, उनके मन में भी ये प्रवृत्तियां जब जाग जाती हैं, जब वो शिक्षित होते हैं, शिक्षित होने की आवश्यकता भी नहीं है कि अशिक्षित लोग भी, उस समय अधिक मैंने गांव में रहने वाले तो उतने शिक्षित नहीं होते, तो अशिक्षित लोग भी ऐसी मान्यताएं वो देख रहे हैं, ऐसी चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा करने से क्या होता है उनको पता चल रहा है। तो अभी भी अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि मैं अशिक्षित रहा पर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो तो सभी चीजों को अच्छी तरह से जान सकेगा, अपनी जिंदगी को सफल बना सकेगा, अच्छे काम कर सकेगा, इसलिए उसको उनको पढ़ाते हैं। तो उस समय जब विधवा प्रथा विधवा विवाह के का जो विधवाएं जो विवाह करने के लिए विधवा अगर विवाह कर ली तो उसे बहुत अधिक कुदृष्टि से देखा जाता था। पहले तो उस पर कहा जाता था ये विधवा है, ये दोबारा शादी नहीं कर सकती। तो वहाँ की जो रूढ़ी, वहाँ की जो प्रथाएं उसको मजबूर करती थी। तो इन सभी चीजों का राजा राम मोहन राय ने खंडन किया और कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पुरुष अगर विधुर होकर के शादी कर सकता है तो नारी भी कर सकती है, एक विधवा भी कर सकती है। तो इन सभी चीजें राजा राम मोहन राय उनके ब्रह्म समाज की परंपरा को केशव चंद्र सेन ने और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज के माध्यम से आगे बढ़ाया। रानाडे ने हिंदू धर्म और समाज के सुधार के साथ ही हिंदू मुस्लिम जनता की एकता पर का भी प्रयास किया। अर्थात रानाडे ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम है ना, वो अलग धर्म के हैं, ये अलग धर्म का, हिंदू अलग मुस्लिम अलग धर्म के हैं। तो इन्होंने क्या किया, उन सभी को मिलाया, हिंदू मुस्लिम जनता को एकीकरण किया, उनको एक किया कि
कि उनमें एकता की भावना जागृत की कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है तो अलग अलग नहीं है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम तो अलग अलग नहीं है, ये भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य है। तो उनमें एकता के भाव जागृत किए उन्होंने। और उसके बाद सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष और देश भर में बिखरे विभिन्न संगठनों और आंदोलनों के प्रतिनिधियों को अपने विचार विमर्श के लिए प्रतिवर्ष एक स्थान पर एकत्र करना सिखाया। मैंने एकत्र करते थे, बीच बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच बीच में एक सभाएं इत्यादि बुलाते थे और उसमें बताते थे, उसमें उपदेश देते थे कि अच्छा काम करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें हिंदू और मुस्लिम ये विभिन्न धर्म को जो मैंने दूसरे धर्म वाले हैं वो सभी एक हैं, चाहे जैसे भी हो, भारत की सांस्कृतिक एकता एक ही है। तो भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, भारत में सभी वर्ण के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, किंतु उनमें भारत में सभी की एकता के दर्शन होते हैं भारत देश में। तो ठीक इसी प्रकार की बातें उनसे कह करके सभी उस पर उनकी बातों को मानते थे और प्रार्थना सभा में समूह में वो एक सभा में सम्मिलित होते थे और उन उपदेशों को सुनते थे। उस उपदेशों को सुनने में भी उनमें इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की रूढ़ियां जो थी उन पर वो उनको हटाने लगे, उनके मन से हटाने लगे उस चीज को और सभी को वो समान समझने लगे। तो इनमें ये सभी बातें पता चला इस कहना चाहिए सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के अंतर्गत। फिर उसके बाद हम कहेंगे इसमें बताया नवजागरण का यूरोपीय संदर्भ पूछा है इसमें। भारतीय नवजागरण की विशेषताओं को समझने के लिए आवश्यक है आप मैंने यूरोपीय जागरण को समझिए करके कहा है। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का स्पष्ट साक्षी है कि पश्चिमी यूरोप का नवजागरण मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक संक्रमण काल था। उसमें सामंती व्यवस्था और नवोदित पूंजीवादी शक्तियों के बीच सीधे टक्कर हुई और उसके बाद इटली के उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में पूंजीवादी तत्व सबसे पहले प्रकट हुए। वही सब बताया गया है, स्टार्ट में ही बताया गया, शुरू में ही बताया गया कि यूरोप में जो मैंने उपन्यास का उद्भव और विकास हुआ तो क्यों हुआ, तो उसमें पूंजीपति वर्ग के पूंजीवाद को बताया गया। वो विकासशील देश था, इसीलिए उपन्यास का उद्भव मैंने उसका विकास जो है, प्रचार जो है, प्रसार जो है बहुत जल्दी होने लगा क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी नहीं थी और पूंजी अधिक होने के कारण मुद्रण जो सुविधाएं हैं, छापने की टंकन मुद्रण जो सुविधाएं उनको मिलने लगी। इसलिए कई कई प्रतियां बहुत कम समय में बहुत कम श्रम से क्या वो काम जो है वो होने लगा और इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार भी बढ़ने लगा और लोग भी उसको जानने लगे। तो हर चीज में ये बताया गया है, उसमें यूरोपीय संदर्भ हो चाहे कोई इटली का संदर्भ हो, कोई भी संदर्भ हो, सभी में प्रथम आता है पूंजीपति वर्ग। वहां पे पूंजी का होना सबसे अधिक मैंने उन्नत देश माना जाना, जहाँ पे जिस देश में पैसा अधिक होगा, जिस देश में पूंजी अधिक होगी तो निश्चित रूप से वो देश जो है समृद्धि की ओर बढ़ेगा। किंतु वहाँ के अपनी संस्कृति को लेकर वो आगे बढ़ेगा, भारत अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इसमें निश्चित रूप से यही बताया गया है। इटली में 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के उदय तक चलने वाले अनेक युद्धों की वजह से वहाँ के मानवतावादी संस्कृति का संपूर्ण यूरोप में के संदर्भ यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। 16वीं शताब्दी के चलते युद्ध वगैरह हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आपने देखा है, आपने पढ़ा है तांबे का कीड़ा, है ना, तो कैसा तांबे का कीड़ा कैसे होगा, ये कैसे लिखा। उस समय का जो साहित्यकार था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद जो मैंने विकृतियां आई, मैंने मन जो टूट गया था, लोग जो निराशा से उत्पीड़न के शिकार हुए थे, तो उनकी जो मानसिक उनके मन में जो भाव उस समय जागृत हुए, उन भावों को उन्हें अपने उपन्यासों में व्यक्त किया, अपने कहानियों में व्यक्त किया। आपने तांबे का कीड़ा जो उसमें पढ़ा है आप लोगों ने, शायद फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स में था। तो जैसे मैंने कहा ना, जिस समय का परिवेश जैसा रहता है, उस समय का उस साहित्यकार के साहित्य पर, उसकी रचना पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस परिवेश में जीता है उस परिवेश का अंकन वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक लाइन कम से कम, एक वाक्य कम से कम वहां वो निश्चित रूप से अंकन करेगा, क्योंकि वो जिस परिवेश में जी रहा है उस चीज को लिखेगा। जैसे कि हम जिस परिवेश में रहते थे, है ना, हम जिस परिवेश में रहते थे, हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं, उस समय सांस्कृतिक ये जो रामायण महाभारत इत्यादि जो है, इनको अधिक मैंने सुना जाता था, बोला जाता था। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे कहना चाहिए दादा परदादा इत्यादि हैं, उनके समय में इस प्रकार की सुविधाएं थी। वो धार्मिक ग्रंथों इत्यादि को सुना करते थे और धार्मिक उनका मनोरंजन का साधन क्या था उस समय, तो चलचित्र इत्यादि, ये दूरदर्शन आदि नहीं थे उस समय। तो वो क्या करते थे, विभिन्न नाटक के द्वारा, है ना, नाटक का मंचन कर करके वो वहां पर अपने मनोरंजन करते थे वो लोग। तो वहां पर उन्होंने अपने मनोरंजन के उनके पात्र भी मैंने वो
कैसे पौराणिक पौराणिक ग्रंथों पर लिखा हुआ कोई नाटक वो देखते थे, तो उसमें क्या था कि किस प्रकार से भगवान राम, रामायण को अगर देखेंगे, रामायण इत्यादि का, भगवान राम का वनवास इत्यादि जो है, महाभारत के बारे में भी जानेंगे तो महाभारत में कैसे युद्ध हुआ था, तो ये सभी चीजें उस समय लिखा जाता था, रामायण उस समय लिखा गया। किंतु आजकल का जो आजकल के युग का, आधुनिक युग के कोई छात्र या छात्राएं हैं, उनसे कहा जाएगा तुम कुछ लेख लिखो, है ना, कुछ भी लिखो, निबंध लिखो, कविता लिखो, कुछ भी लिखो, थोड़ा सा लिख के बताना कि तुम कैसे लिख रहे हो। इस मैंने सभी बच्चे तो वैसे नहीं होते, सभी छात्र छात्राएं तो लिखने के प्रति उनकी रुचि नहीं रहती, किंतु कई लोग जरूर हैं जो लिखते हैं। तो उनके जो आप लिखावट को देखेंगे, उनकी जो भाषा को आप देखेंगे, तो उस समय जिस परिवेश में वो जी रहा है उसका अंकन वो निश्चित रूप से करेगा। उसमें कभी भी वो व्यक्ति, कभी भी वो छात्र, कभी वो छात्रा जो है वो रामायण के बारे में नहीं लिखेगा, क्योंकि उस समय का था, उस समय ऐसी व्यवस्था थी। किंतु आजकल के समय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो देख रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, जो देख रहा है, जिस पर चल रहा है, जिस वातावरण में वो जी रहा है, उस वातावरण को उसमें वो अंकन करेगा। तो इसमें वैसे ही उसमें बताया गया है कि अनेक प्रकार युद्ध जो है, युद्ध हुआ, युद्ध का भी माने कहना चाहिए साहित्यकारों पर प्रभाव पड़ा, उनका मन टूटा हुआ था, निराशा से माने पीड़ित थे वो लोग, किस प्रकार से तहस नहस हो गया युद्ध में। तो ऐसी भावनाएं जो उनके मन में जागृत होगी तो उनको अपने विषय वस्तु बनाएगा और वो अपने साहित्य की रचना करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें बताया गया है कि कौन से काल में कौन से उपन्यास लिखे गए, कौन कैसा माने किस बातों को लेकर, किस चीज को वो अपने विषय वस्तु बनाया, अपने रचना की, ये सभी बातें इसमें बताई गई हैं। फिर बताया गया हिंदी भाषी क्षेत्र में नवजागरण। हिंदी भाषी क्षेत्र में है कैसे, अपने नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई। इसमें बताया गया है नवजागरण की शुरुआत जो है बंगाल से हुई, और साहित्य के क्षेत्र में भी उसकी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम वहीं हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में इस आंदोलन की लहर उठी और उसके बाद वह हिंदी भाषी क्षेत्र का नवजागरण काल प्रारंभ हुआ। तो पहले कहाँ बताया है, बंगाल में बताया है। सर्वप्रथम कहाँ बताया है, हिंदी भाषी क्षेत्र में नवजागरण बंगाल में बताया है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका हिंदी भाषी क्षेत्र में उसका नवजागरण का आरंभ हुआ। देश में सबसे पहले कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और वहाँ सन 1817 में हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ, जिसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। भारत का पहला छापाखाना बंगाल के श्री रामपुर में स्थापित हुआ और सामाजिक सुधार की पहली संस्था ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। मतलब पहले सुधार जब किया गया उसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और शुरू में देखा गया तो पहला जो शुरुआत है नवजागरण का वो बंगाल से हुआ और धीरे धीरे सभी जगह हमारी हिंदी भाषा का क्षेत्र बना और वहाँ पे कहना चाहिए इस प्रकार के ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का आरंभ किया। सन 1821 में संवाद, कौमुदी, 1822 में मिरात उल अखबार आदि रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं लिखा। इसके माध्यम से राजा राम मोहन राय ने नवजागरण की चेतना का प्रचार और प्रसार किया। आपको ये भी जानना आवश्यक है कि हिंदी की प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड आपके किताब में पेज नंबर 12 में आपको दिया है। उद्दंड मार्तंड ये पहला ये था आपका हिंदी पत्र था और चलकर प्रजा मित्र और मतवाला कलकत्ता से ही निकले। अर्थात राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किए गए सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जोरदार अभियान चलाया और आगे चल करके इसमें नवजागरण की स्थिति आई। अर्थात उनमें नई क्या कहना चाहिए चिंताधारा, विचारधाराएं आई और उनको लेकर के उन्होंने अपने उपन्यासों की रचना की। तो नवजागरण में बंगाल और महाराष्ट्र के नेतृत्व कारणों का भी स्पष्ट पता चलता है और साथ ही कहा जाता है जैसे बिना सामाजिक आंदोलन के कोई साहित्यिक आंदोलन शुरू नहीं होता, सामाजिक आंदोलन होगा तभी तो साहित्यिक आंदोलन होगा, ये बताया गया। उसके बाद राजनीतिक आंदोलन के साथ जुड़कर कोई साहित्यिक आंदोलन बने उसको सार्थक बनाया। पहले सामाजिक होगा फिर उसको साहित्यिक, उसके बाद समाज में रहेगा फिर साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा और अपनी रचनाओं को पूर्णता देगा अर्थात विषय वस्तु बना करके उसकी रचना करेगा। अब हिंदी उपन्यास में के उदय में नवजागरण का योगदान बताया है।
तो इसमें यूरोपीय नवजागरण की तमाम भिन्नताओं के बावजूद सामान्य विशेषताएं भी उसमें रही हैं। वहाँ की लोक भाषाओं का साहित्य की भाषा के रूप में विकास हुआ। वहाँ की जो लोक भाषा थी उसको भी साहित्य की भाषा के रूप में विकास कहने मान्यता मिली उसको। कहाँ पर? यूरोप में। और इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। भारत में भक्ति आंदोलन की लहर ने भी दक्षिण की तमाम लोक भाषाओं और आर्य भाषा की तमाम लोक भाषाओं को साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया। आपका जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति काव्य में आपने लोगों ने देखा किस प्रकार से भक्ति आंदोलन का प्रयोग किया गया, भक्ति आंदोलन में क्या क्या हुआ, भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें भी बहुत कुछ हिंदी साहित्य जगत, हिंदी उपन्यास जगत को इनसे कुछ प्रेरणा मिली, इनसे कुछ विचारधाराओं के बारे में पता चला। और इस काल के कवियों ने, इस काल के लेखकों ने अपने साहित्य रचना में इसको स्थान दिया और आगे बढ़ने लगा। हिंदी के अन्य गद्य विधाओं में नवीन चेतना और नए चिंतन की अभिव्यक्ति पहले निबंधों और नाटकों में हुई। आधुनिक उपन्यास लोक जीवन से जुड़कर ही विकसित हुआ। आधुनिक उपन्यास जो है लोक जीवन से, लोगों के जीवन से जुड़ करके आगे बढ़ा। उपन्यास मात्र कथात्मक गद्य नहीं, वह मानव जीवन का गद्य है। ऐसी पहली कला है जो संपूर्ण मानव को लेकर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा करती है। गद्य मैंने कहा ना पद्य और गद्य के बारे में, तो पद्य में जो लिखेंगे वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, किंतु उसको गद्य स्वरूप हम कहीं पे कुछ वाक्य लिखेंगे तो जल्दी समझ में आता है और हम उसको अपने भावों को जल्दी से व्यक्त भी कर पाते हैं। पद्य को व्यक्त करने के लिए, कविता को व्यक्त करने के लिए बहुत थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे लय है, कहाँ पे तुक है इत्यादि। लेकिन गद्य के माध्यम से हम लिख करके, हम गद्य के माध्यम से किसको अगर किसी चीज को जानना चाहेंगे, किसी चीज के बारे में पूछना चाहेंगे या किसी चीज को बताना चाहेंगे, तो गद्य के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति बहुत शीघ्रता से होती है। इसलिए गद्य को महत्वपूर्ण माना है। तो नवजागरण काल के आरंभ में हिंदी में कुछ उपन्यास लिखे जिनमें से प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। भाग्यवती और परीक्षा गुरु विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन पर आगे इनके अतिरिक्त सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। आगे सांस्कृतिक उपन्यास संस्कृति विशेष को लेकर के, ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास को लेकर के, इतिहास में क्या हुआ था हमें जानना जरूरी है, इतिहास में कैसा होता था वो जानना जरूरी है, जिसके लिए हम मैंने जो साहित्यकार जो है, कोई ऐतिहासिक साहित्यकार हैं जो इतिहास को लेकर के, इतिहास को अपनी विषय वस्तु बना करके अपने साहित्यों की रचना करते हैं और उसको पठन पाठन से हमको पता चलता है कि इतिहास काल में क्या हुआ था, कैसे होता था। ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? इतिहास से मिलेगा। तो कई साहित्यकारों ने इतिहास का सहारा लिया और अपने रचना के उन उपन्यासों को ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, वो भी इतिहास से लिया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे उपन्यास हैं, सामाजिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, उसमें कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, उसमें सांस्कृतिक उपन्यास है, ये सभी क्षेत्र को राजनीतिक उपन्यास भी है। तो ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों से कोई किसी साहित्यकार को किसी में दिलचस्पी है, किसी साहित्यकार को किस क्षेत्र में दिलचस्पी है, वो अपना मन लगा करके उस समय की व्यवस्था, जिस समय वो जीता है, जिस परिवेश में वो रह रहा है, उस परिवेश को लेते हुए अपने साहित्य की रचना करता है। और हमको समझ में आता है कि ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, कि ये सामाजिक उपन्यास है। हमको उनके मैंने शैली से, उनके वाक्यों से हमें पता चलता है कि किस प्रकार मैंने जैसे सामाजिक उपन्यास आया, समाज में किस प्रकार की कुरीतियां थी, समाज में जैसे दहेज प्रथा बताया, अनमेल विवाह के बारे में बताया, सती प्रथा के बारे में बताया, ये सभी चीजें जो थी हमको कहाँ से पता चलता है? ये सब हम उपन्यास में पढ़ते हैं, एक उपन्यासकार या कहानी या नाटक में देखते हैं या सुनते हैं, और कहानी में भी सुनते हैं और उपन्यास में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं उसमें, तो उसमें पता चलता है हमें कि उस मैंने समाज में ऐसी व्यवस्था थी। पिक्चर देखते हैं, कहना चाहिए सिनेमा देखते हैं, हम टीवी सीरियल्स इत्यादि देखते हैं, तो सामाजिक बातें हैं उनमें जो बताए जाते हैं वो आसानी से हमको समझ में आता है। किसी चीज को हम देखेंगे तो हमको आसानी से समझ में आता है और उसको देख करके वो हमारे प्रचार और प्रसार का माध्यम है। ये टीवी से जो दूरदर्शन सिनेमा क्या है? किसी भी चीज को प्रचार और प्रसार करने के लिए ये साधन है, प्रचार और प्रसार करने के साधन है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है। और एक साहित्यकार, अगर मैंने साहित्यकार के मन में ये पता चलता है, साहित्यकार को, एक लिखने वाला को, तो वो क्या करता है, उसको विषय वस्तु बनाता है और फिर अपने साहित्य की रचना करते हैं। साहित्य से पिक्चरें भी बनती है ना, जो विभिन्न उपन्यास इत्यादि, नाटक इत्यादि लिखे जाते हैं, उनमें चलचित्र भी हो चुके हैं, चलचित्र भी दिखाए जा चुके हैं। उन्हीं को देख करके समाज में रह करके साहित्यकार लिखेगा और लिखने के बाद उसको चलचित्र में उसको
क्या कहना चाहिए, सिनेमा में दिखाएगा हमको, टीवी सीरीज इत्यादि में हमको वो दिखाएंगे तो हमको आसानी से वो समझ में आएगा। तो ये भी प्रचार और प्रसार का एक माध्यम है। तो इसी प्रकार से जिस परिवेश में लेखक जिया, जिस परिवेश को उसने में जी रहा है, जिस परिवेश में वो सांस ले रहा है, उसी परिवेश को अपने विषय वस्तु बना करके उसमें जो उस समय की जो समस्या है, जैसे आजकल हमने जैसे कोरोना पीरियड का हमने देखा ना, हमने क्या देखा कि इतने दिनों तक हमने कभी जाना नहीं था किस प्रकार की महामारी होती है, जिसमें किस प्रकार से पूरा संसार तहस नहस हो गया था, किस प्रकार की विकृतियां उसमें आई हैं। तो ये सभी चीजें हम पुस्तकों में हमने पढ़ा था, टीवी सीरियल्स इत्यादि में देखा था, पिक्चरों में देखा था, चलचित्र में देखा था, किंतु इस चीज को जब हमने अपने आंखों से देखा है ना, उसको महसूस किया, तो इसमें भी महसूस होकर के इस विषय पर भी एक साहित्यकार, आजकल का जो साहित्यकार है वो भी अपनी विषय वस्तु बना करके इस कोरोना को भी अपनी विषय वस्तु बना करके उस पर भी एक उपन्यास लिख सकता है। अर्थात व्यक्ति जिस परिवेश में जीता है उसका अंकन उसके साहित्य में निश्चित रूप से होता है, जिसको हम परिवेश कहते हैं, जिसको देश काल और वातावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक सामाजिक उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। सामाजिक उपन्यास में बाल विवाह का विरोध उसमें किया गया है ना, विधवा विवाह का भी विरोध किया गया था, लेकिन उसको आगे चल करके उसको बताया गया, विधवा की आवश्यकता पर आधारित सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए हैं। पहले बाल विवाह, छोटे उम्र में शादी कर दी जाती थी, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं रहता था, एकदम छोटे रहते थे उनका विवाह कर दिया जाता था। या पहले ऐसा भी होता था कि माँ के गर्भ में बच्चा रहता था, तब से वो लोग माने अन्य किसी और से जैसे वो शादी कर अपने बच्ची की कोई दूसरा कोई है, कोई दूसरी कोई पहचान की है, तो उनमें ऐसा भी हो जाता था पहले कि मेरे घर में अगर बच्चा है, मैंने कहना चाहिए बेटा है, तुम्हारी अगर बेटी होगी तो मैं उनका शादी कर। इस प्रकार की मान्यताएं पहले थी, उस समय थी। और बाद में मैंने बाल विवाह का स्वरूप सामने में आया, छोटे उम्र में बच्चे की शादी कर जाती, जिसके कारण वो कुछ जानते भी नहीं है। ऐसी अवस्था में शादी करने पर कई प्रकार के परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है, उन्हें कुछ भी विकसित नहीं होता, उनका बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ रहता, उस समय उनकी शादी कर दी जाती है। तो इससे कई दुष्परिणाम देखे गए, जिसके कारण ये धीरे धीरे ये इनमें जागृति आई, इन साहित्यकारों में जागृति आई, लोगों में जागृति आई, लोगों में चेतना जागृत हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे ये सभी चीजें बंद होते चले गए और इन पर प्रहार होता दिखाई दिया। उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से लोगों को बताया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसे दुष्परिणाम होते हैं। तो उनको देख करके, उनको सुन करके लोगों के मन में ये इस भावना का विकास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनमें भी ये चेतना जागृत हुई कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माध्यम बना उनका उपन्यास, ये माध्यम बना सिनेमा इत्यादि, चलचित्र इत्यादि जो है वो माध्यम बनते हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं वो माध्यम बनते हैं, जिनको पढ़ करके हमारा समाज जो है वो शिक्षित होता है और नए विकास की मैंने चेतना उनमें कहना चाहिए विकास की ओर बढ़ेगा और चेतना उनमें जागृत होगी। तो ऐसी कई सारी पुस्तकें इसमें बताया गया है सन 1819 में जब विवाह की उम्र बढ़ाकर 10 वर्ष से 12 वर्ष करने का कानून बनने लगा, तब तिलक ने उसका जोरदार विरोध किया, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने क्या जोरदार उसका विरोध किया। उसमें 1890 में बताया गया कि 10 वर्ष से 12 वर्ष, है ना, 10 वर्ष में पहले वो विवाह कर दिया जाता था पर 2 वर्ष बढ़ा दिया गया, लेकिन उसका भी विरोध किया गंगाधर तिलक ने। कहने लगे नहीं, इसकी जो एज है, इसकी जो उम्र है वो और अधिक बढ़ाना चाहिए। उसमें भी विरोध हुआ और उस पर भी कई सारे उसको भी सब्जेक्ट बना करके, उसको भी विषय वस्तु बना करके कई साहित्यकारों ने अपनी साहित्य की रचना की। ऐसे ही इसमें देखा गया भारतेंदु भी थे ना मैम, नवजागरण काल के। हाँ थे। तो उन्होंने परीक्षा गुरु वगैरह जो उसी समय का है, परीक्षा गुरु वगैरह जो है, तो मैंने बताया ना उसमें था, उसमें उस समय में कुछ था, लेकिन बहुत सारे उसमें बताया गया है, खाली ज्यादा करके बताया गया है। उसमें उस समय जासूसी उपन्यास के बारे में बताया गया है। पर मैंने शुरू में भी बताया है, भारतेंदु भी थे उस समय के रचयिता थे, उन्होंने भी परीक्षा गुरु और क्या है एक साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है देवरानी जेठानी क्या क्या जो लिखा है, उससे शिक्षा भी मिली है, मैंने उससे शिक्षा भी मिली है। किंतु अधिकांश उपन्यास उस समय ज्यादा करके जासूसी उपन्यास लिखे गए हैं, ये बताया गया है, जो केवल मनोरंजन के लिए था और उसमें कुछ भी नहीं था, केवल मनोरंजन के लिए था। और लोग खाली उसमें इतना प्लस पॉइंट मैंने बताया, इतना उसमें गुणात्मक बातें मैंने बताया है कि उससे शिक्षा मैंने उसका जो प्रचार हुआ, हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और कुछ को जागरूकता लोगों के मन में जागृत हुआ कि उसमें क्या हुआ। इस उपन्यास के बाद उसमें मैंने बताया ना हत्या हुई कि नहीं, उसको अपहरण कर दिया गया तो कहाँ ले आ गया, या उसको फिर छोड़ कहना चाहिए क्या फिरौती में उन्होंने क्या मांगा, फिर वो वापस अपने घर आ पाया क्या जिसका अपहरण हुआ था। ये सब बातें जानने की इच्छा के कारण वो लोग देखते रहे, उपन्यास पढ़ते रहे। और इस प्रकार से एक लेखक ने कहा, एक साहित्यकार ने कहा, चलो इस बहाने कम से कम हिंदी का प्रचार प्रसार तो हुआ। ये है।
तो विभिन्न आपको पॉइंट बनाना होगा, पॉइंट के आधार पर लिखना है। उसमें आप लिखेंगे भारतेंदु पहले का युग, उसमें क्या हुआ था, भारतेंदु मैंने प्रेमचंद युग में, उसके पूर्व के युग में, और प्रेमचंद्रोत्तर उसके नीचे बने प्रेमचंद के बाद के युग में क्या हुआ, वो चीजें आपको इस किताब में बहुत सुंदर तरीके से दिया है। जो जितनी भी इकाई मैंने पढ़ाया उसमें सुंदर तरीके से दिया है, तो आप उसको थोड़ा सा देखिए। और इससे संबंधित कहीं से आपको किताब अगर मिलता है, नोट्स अगर मिलता है तो उसको भी देखिए। आप डाउनलोड करके नोट्स भी देख सकते हैं उसमें। तो उन चीजों को थोड़ा पढ़ना है ना, उनको थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ करके उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको हर चीज मिल रहा है, गूगल में सब चीज मिल जा रहा है, जो आप ढूंढते हैं सब मिल जाता है, परंतु उसमें आपको उसको देख करके पढ़ना है, उसको प्रिंट आउट करके उसको देखिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से उसको अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखिए। खैर, अपनी भाषा में कहूंगी तो परीक्षा गुरु तो अपनी भाषा में नहीं होगा, है जिसने लिखा है उस राइटर का नाम, और भारतेंदु युग है तो भारतेंदु ही होंगे, उसका तो कोई दूसरा नाम ही नहीं है। जो है वो तो सही है, किंतु जो भाव है उन भावों को जिसमें लेखक लिखता है उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में, वो अपने साहित्य की भाषा में लिखेगा एक साहित्यकार, और उसको आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, तो एक बहुत सुंदर सा नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएगा। और उसको आप लिखना ये नहीं है कि अपना उसमें डाउनलोड किया और प्रिंट आउट मैंने निकाला, उसमें नेट से निकाल लिया उसको और देखा उसको और हूबहू ऐसे उतार दिया, ऐसे मत उतारिए। उसको थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखिए, तो आपके लिए बहुत सुंदर नोट्स तैयार हो जाएगा, आजीवन आपका काम आएगा। आपका लक्ष्य है, मैं तो सोच रही हूँ जितने बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मेरे सामने में जितने बच्चे हैं अभी इस क्लास को जो भी अटेंड कर रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, हम हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हिंदी के प्रोफेसर बने, हिंदी के शिक्षक बने करके मुझे लग रहा है यहाँ बैठी हुई मैं, यहाँ पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का लक्ष्य भी वही है कि हम आगे चल करके प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे। और इसको मैंने तो इसके लिए ये जो आप नोट्स बनाएंगे इसको संभाल के रखना। मैं आपको यकीन नहीं होगा, 28 साल पहले मैंने पीजी किया था, तब का मैंने पूरा नोट, पूरी किताब मैं संजो कर रखी हूँ अभी तक। एक लाइब्रेरी है, सोच लेना चाहिए। तो ये सभी बातें कब आएंगी, जब हमको उसके प्रति रुझान होगा, जब हमको मैंने शिक्षित जगत में जाने की एक रुचि होगी कि नहीं हम एक शिक्षक बनेंगे, हम प्रोफेसर बनेंगे करके। जब तक आप नहीं सोचोगे तो ये किताबें इधर उधर हो जाएंगी, है ना। और लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अपने जो नोट्स बनाएंगे आप उसको भी संभाल के रखना, बहुत काम आएगा, आपके परिवार के लिए काम आएगा। बच्चे जब आपके पढ़ेंगे, आपके घर के भाई बहन वगैरह जो पढ़ेंगे तो उनके लिए भी काम आएगा, आप भी उनको शिक्षा दे सकोगे। तो इसलिए सबको संजो कर रखना है। और नोट्स जो है कैसे बनाया जाता है, विभिन्न किताबें देखी जाती हैं, उसके बाद जो उनसे मेन रहता है उसको देखा जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है हम अपने शब्दों में इसको लिखते हैं, वो होगा नोट्स। पीएचडी क्या है, पीएचडी एमफिल क्या है, पीएचडी हमने किया है उसका विषय वस्तु क्या है, उसमें रिसर्च करना, मैंने शोध करना। कोई भी सब्जेक्ट दिया जाता है उसके ऊपर शोध किया जाता है, और ऐसा सब्जेक्ट दिया जाता है जिसके ऊपर किसी ने ना किया हो। जैसे मेरा सब्जेक्ट है विष्णु प्रभाकर के नाटकों में जीवन मूल्य का अनुशीलन, जीवन मूल्य किस प्रकार से विघटित होते चले जा रहे हैं, है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। हो सकता है विष्णु प्रभाकर के नाटकों में अन्य और कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट हो किसी का, विष्णु प्रभाकर के नाटकों में नारी पात्र, विष्णु प्रभाकर के नाटकों में पुरुष पात्र, विष्णु प्रभाकर के नाटकों की कहना चाहिए उनके देशकाल, कोई भी टॉपिक आपको हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक एक लिखता है उसमें दूसरा व्यक्ति लिख नहीं सकता। अन्य क्षेत्र में लिख सकता है, उनके अन्य भाषा में लिख सकता है, उनका व्यक्तित्व के बारे में भी वो रिसर्च कर सकता है। तो हमने विष्णु प्रभाकर के नाटकों में जीवन मूल्यों का अनुशीलन हमारा सब्जेक्ट था, तो उनमें हमने विष्णु प्रभाकर से संबंधित जितनी भी किताबें हमको मिली, जितने भी नाटक उनके मिले, उसको हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखा है। अपने शब्दों में लिखने के बाद वो फिर हमें एक थीसिस के रूप में मिला, और उसको लिखा, उसको मुद्रण टंकन कराने के बाद एक पीएचडी का प्रारूप तैयार हुआ और अवार्ड हुआ। और हमारे पास एक प्रति है, और वो बाहर भी उसको मैंने ले जाया गया, सागर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचा, रायपुर यूनिवर्सिटी में भी है। तो कहने का अर्थ ये है, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग भी इस क्षेत्र में आएंगे, आप भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि मैडम ने जैसे कहा, मैडम अपने गर्व, अपने घमंड करके मैडम नहीं कह रही है, आप लोगों के लिए कह रही है कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी उसी प्रकार से परिश्रम करें। परिश्रम करेंगे तो नाम होगा आपका, आपकी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी
बहुत अच्छी बन जाएगी। माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ करके मेरे लिए कुछ करेगा, ऐसा नहीं है, वो कभी भी आपको नहीं चाहते। आपके माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े और उसकी जिंदगी कम से कम सफल हो, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम अच्छे इंसान बनेंगे ना। लोगों को अपने पैरों पर जब खड़ा होंगे तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के सामने में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब एक है, आप एक इन बातों को ध्यान देना, आप जब अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, तो अपने मानवीय मूल्यों को कभी भी मत भूलिए। अपने मानवीय मूल्यों को कभी भी मत भूलिए कि जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, बड़े लोगों का आदर करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, बड़े लोगों का हम आदर करते हैं, बच्चों को जिस प्रकार से स्नेह दिखाते हैं, हमारे आस पड़ोस में हम जैसे रहते हैं, वो सभी धारणाएं अपने मन में लिए हुए हमको आगे बढ़ना है। इतना हमें घमंड नहीं करना है कि हम आगे बढ़ गए, हम प्रोफेसर बन गए, हम लेक्चरर बन गए तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये अहम की भावना अपने मन में कभी मत लाइए। तो भगवान ऊपर वाला भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहा है, भगवान भी आपकी सहायता करेगा, आपकी सफलता में वो सहायता करेगा। तो कभी भी हमें खराब चीजें, जो नकारात्मक चीजें, उससे दूर रहिए और पढ़ाई करके अच्छे इंसान बनिए। तो इसके लिए क्या है, नोट्स इत्यादि बनाएंगे तो विभिन्न पुस्तकों से ली जाती है। उसके बाद जो जो अच्छा लगता है पॉइंट मिलते हैं, जैसे थीसिस लिखना है, जैसे हम एक रिसर्च करेंगे तो उसके लिए भी एक माने ये मिलेगा, प्रारूप मिलेगा आपको कि इन पॉइंट पर आपको लिखना है। तो उन्हीं पॉइंटों का सहारा लेते हुए हम थीसिस पूरा करते हैं। तो उसके लिए किताबों की आवश्यकता होती है। तो आपको भी जहाँ कहीं भी इससे संबंधित कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आपको किताब इत्यादि मिलता है उपन्यास से संबंधित, या फिर आपके जो जितना भी कोर्स आपने पढ़ा है उसमें से कहीं भी भगवान कहना चाहिए सूरदास की कुछ रचनाएं, या फिर तुलसीदास की कुछ रचनाएं, या फिर बिहारी की कुछ रचनाएं, कहीं भी कुछ भी मिलता है तो उसको ले आइए और रखिए, उसको आपका काम आएगा और आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए वो सहायता होगा, आपके लिए वो सहयोगी बनेगा, उसको पढ़ करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही कई साहित्यकार जो हुए अपने हिंदी साहित्य में इसी प्रकार की भावना से जुड़े हुए थे। जहाँ पे जैसा परिवेश था उसी परिवेश को अपने विषय वस्तु बना डाला और विषय वस्तु बना करके एक सुंदर सा, बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा, एकदम रोचक सा, एक आकर्षक एक उपन्यास तैयार करते हैं, एक नाटक तैयार करते हैं, एक कहानी तैयार करते हैं, जिसको पढ़ करके हमें आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है और उससे हमारा समाज भी सामाजिक विकास होता है, पारिवारिक विकास होता है और समाज में हम अपना माने बता सकते हैं कि हमारा समाज इतना उन्नत क्यों है, शिक्षित होने के कारण उन्नत है ना। तो शिक्षित होने के साथ साथ मूल्यों, मानवीय मूल्यों को भी बना के रखना है। शिक्षा का ये नहीं है पढ़ लिख के आदमी बड़ा इंसान बन जाता है, पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, किंतु उनमें जो अहम की भावना आती है वो अहम की भावना अपने मन में कभी भी मत लाइए। भगवान दे रहा है तो उसका सदुपयोग कीजिए। किसी को दुख देने का, मैंने कहा है ना, बार बार कहा है, किसी को हम सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख देने का अधिकार भी हमें नहीं है। समता की भावना को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी भलाई होगी। ठीक है। तो ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यासों में भी सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों की भांति पुनरुत्थानवादियों का ही बोलबाला है। इसमें किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। उसमें तारा, हीराबाई इत्यादि, लखनऊ की कब्र, कोहिनूर आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। और उसके बाद राजपूत रमणी ने 10 वर्षीय बालक हकीकत राय को धार्मिक कारणों से मृत्युदंड दिए जाने के साथ हिंदुओं के प्रति औरंगजेब के अन्याय का रोमांचक चित्रण इस प्रकार किया गया है। मंदिरों में घड़ियाल बजना बंद हो गया, ब्राह्मण अपना त्योहार खुल्लम खुल्ला न मानने पर मजबूर कर दिए गए। अर्थात एक 10 वर्षीय व्यक्ति को क्या किया गया, राजपूत रमणी, एक उपन्यास है, 10 वर्षीय बालक हकीकत राय को धार्मिक कारणों से मृत्युदंड दिया गया। देखो है, धार्मिक कुछ कारण था, धर्म का कुछ कारण था, कुछ ऐसा किया होगा। राजपूत रमणी ने अपने उपन्यास में इसको अंकित किया है कि एक 10 वर्षीय बालक हकीकत राय को, लड़के का नाम हकीकत राय को धार्मिक कारणों से, धार्मिक कुछ कारण ऐसा था कि उसको मृत्युदंड दिया गया। तो ऐसी जो बातें सामने में, आंखों के सामने आप देखते हैं, दिल दहलाने देने वाली ऐसे दृश्य आप देखते हैं जिसमें रोंगटे कांप जाते हैं, बहुत निराशा उत्पन्न होती है। तो ऐसे दिए जाने पर उनमें बहुत अधिक क्या किया, हिंदुओं के प्रति औरंगजेब के अन्याय का रोमांचक चित्रण प्रस्तुत किया गया, कैसा अन्याय करते थे। इन सभी चीजों को देख करके मन में ऐसा खराब प्रस्ताव आता है, खराब विचार आते हैं मन में। तो इन सभी को बंद किया जाए और जो कुछ भी लिखा जाए अच्छे से लिखा जाए। ये धर्म को नहीं माना, उसने क्या किया पता नहीं, धार्मिक कारणों से बताया है। उस उपन्यास को पढ़ने से पता चला। तो 10 वर्ष के एक बच्चे को मृत्युदंड दे देना, है ना, इस उपन्यास में लिखा है। तो उस उपन्यास को पढ़ करके जो पाठक है उसकी स्थिति कैसी रही होगी,
कैसा वो मर्माहित हुआ होगा, किस प्रकार के अनुभव उसने किए होंगे, उसको देख करके इन्हीं सभी को मैंने उसमें विषय वस्तु बना करके भी कई साहित्यकारों ने अपने साहित्य की रचना की। और उसके बाद आएगा तिलस्मी जासूसी उपन्यास। ये बार बार बताया गया है, फिर रिपीट हुआ है ये। किस प्रकार से उस युग की चेतना में बताया है कि कैसे किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का अपहरण कर दिया जाता है, और इस प्रकार की बातें इस उपन्यास में कही जाती है। तिलस्मी जासूसी उपन्यास जो है, जानने की इच्छा होती है आगे क्या होने वाला है, इसलिए जो व्यक्ति है उससे जुड़ा रहता है। जैसे जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाल कर इस प्रकार की रचनाओं के प्रचार प्रसार का काम किया। एक मैंने जासूस नामक एक पत्र पत्रिकाओं का विकास किया जाए, वहां उसको छपवाने लगे, उसको पढ़ करके लोगों के मन में जानने लगे वो लोग कि इस प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार का मैटर जो है, ये जो लिखा है जासूस नाम का, जासूस उसका मैटर है, जासूस उसका शीर्षक है, उसको पढ़ा और पढ़ के पाठक जानने लगा कि उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। तो इस प्रकार से उस समय भी जासूसी उपन्यासों का प्रचार प्रसार हुआ, और जिससे लोग जाने कि किस प्रकार होते हैं जासूसी उपन्यास। फिर आएंगे प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद के उपन्यास में विभिन्न क्या बताया है, प्रेमचंद के उपन्यासों में आरंभ से ही युगिन नवजागरण की चेतना को बताया गया है, जिसमें जीवन में बहुत संख्यक शोषित उत्पीड़ित मानव जीवन को उनकी समस्त आशाओं आकांक्षाओं के साथ अभिव्यक्त किया है ना। शोषित वर्ग किस प्रकार से बड़े लोग, जो जमींदारी वर्ग के लोग, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, किस प्रकार से मजदूर वर्ग को, निम्न वर्गीय लोगों का शोषण करते हैं, इस बात को उसमें बताया गया है प्रेमचंद के उपन्यास में। और प्रेमचंद के उपन्यास में प्रेमचंद ही बहुत उनका साहित्य संसार अथाह है, और हिंदी साहित्य जगत में आप देखेंगे तो उपन्यास, इनके विभिन्न उपन्यास जो हैं अथाह उपन्यास है, उनके बहुत सारे उपन्यास हैं जिनसे हमें यथार्थता के चित्रण मिलते हैं, यथार्थता हमें दिखाई देती है। उस समय में किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग जो थे, शोषक वर्ग जो थे, शोषित वर्ग, छोटे निम्न वर्ग का शोषण करते थे, उसका वर्णन हमें दिखाई दिया है। किस प्रकार से एक श्रमिक किस प्रकार से काम करता है और दिन भर खटने के बाद भी उसको ठीक से 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से इसमें ये बताया गया है विभिन्न जो सामाजिक समस्याएं हैं, मैंने शुरू में भी बताया और आज भी उसी चीज को बताई हूँ, फिर बता रही हूँ। उसमें विधवा विवाह की समस्या जो है, विधवा अगर विवाह कर ले तो उस पर किस प्रकार से कुदृष्टि देखी जाती थी, कैसे उसको विवाह करने का कोई अधिकार भी नहीं था, और किस प्रकार से उसमें दहेज प्रथा का प्रचलन था। दहेज देने से दहेज की मांग की जाती थी, अगर उनकी आपूर्ति नहीं होती थी तो उसको प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि उसको मार भी दिया जाता था, जला भी दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसे जो विभिन्न जो सत्यता पर लेकर के, आर्थिक कहना चाहिए सच्चाई को लेकर के उन्होंने अपने उपन्यासों की रचना की। जो विभिन्न उपन्यास बहुत अधिक प्रसिद्धि पाई है इनके उपन्यासों में, इन सभी चीजों को इन्होंने यथार्थता के साथ उसको वर्णन किया है। फिर है राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अवधारणा, उसमें बताया गया है नवजागरण की ही भांति ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अवधारणा यूरोप की देन है, जिसका उदय पूंजीवादी विकास के साथ सबसे पहले हुआ है ना। शुरू में भी बताया गया था, अंत में भी यही बताया गया है, और हमेशा शायद आप लोगों को वैसे भी याद हो गया होगा कि ये उपन्यास जो है वो यूरोप की देन है, ये हमारे भारत की उपज नहीं है। ये जैसे कविता, आपकी कहानी, आपका निबंध, आपके नाटक, आपके कहना चाहिए आत्मकथा इत्यादि जो है, भले यहाँ पे लिखा गया है किंतु उपन्यास बहुत बाद में लिखा गया, और ये यूरोप की देन है। और यूरोप में क्यों ये इस विकासशील हुआ, क्योंकि विकासशील देश होने के नाते इसका अत्यधिक, और पूंजीवाद के नाते, जिसको कहा ना बुर्जुआ जी कहा गया है पूंजीवाद को, तो पूंजी होने के कारण इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हुआ, और उसका मुद्रण सुविधा, टंकन सुविधा, प्रेस जो छापाखाना इत्यादि है, उनमें से कई प्रतियां एक साथ निकाली गई, कम श्रम में ये सब निकाला गया, इसलिए उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो इसमें भी यही बताया गया है, हमेशा हर वर्ड में इसमें बताया गया, इस किताब में मैंने देखा कि यूरोप का ही नाम पहले आया है, उसमें उपन्यास कहने से यूरोप का नाम पहले आया है, ये यूरोप से यहाँ आया है, और यहाँ आकर के नवजागरण की ही भांति यह भी मध्यकालीन सामंती समाज व्यवस्था की समाप्ति और पूंजीवादी समाज व्यवस्था की शुरुआत में विकसित होने वाली अवधारणा है।
तो राजनीति शास्त्र के विचारक राष्ट्र के इनके सर्वसम्मत परिभाषा के संबंध में एक मत नहीं है। इन्होंने कई प्रकार से अपने राजनीतिज्ञ जो थे उन्होंने इसे अपने उपन्यास में विषय वस्तु बनाया उसको, और जिसका मूल अर्थ जाति इत्यादि था। 16वीं शताब्दी तक नेशन शब्द किसी देश या राज्य की उस आबादी का सूचक था जिसमें जातीय एकता और समानता पाई जाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में से राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अर्थ में अंतर किया जाने लगा, और उसके बाद ही राष्ट्रीयता की चेतना किसी राष्ट्र की विशेषता के रूप में स्वीकृत की गई। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आएंगे। तो एक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास इसमें बताया गया है। एक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास, तो किस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास हुआ। राष्ट्र और राष्ट्रीयता भावना की अवधारणा आधुनिक औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास की देन है। भूतपूर्व महान सम्राटों का भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार अवश्य था, लेकिन देश के शासन की बागडोर विभिन्न क्षेत्रीय सामंतों सरदार के हाथ में थी। सामंती व्यवस्था देश के राष्ट्रीय स्वरूप में बाधक थे। इस व्यवस्था के टूटने पर ही राष्ट्रीय चेतना का विकास संभव था। किस प्रकार इसमें एक जगह पर ऐसे भी बताया गया है, जिस प्रकार से गांव के उन्नति के लिए, है ना, गांव के उन्नति के लिए सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत गांव के उन्नति के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के माने कुछ काम उन्हें दिया जाता था। कुछ जैसे कि अभी जैसे बताया जा रहा इंदिरा आवास इत्यादि जैसे, है ना, उसी प्रकार के कार्य माने निर्धन व्यक्तियों को कुछ व्यक्तियों को दिलाने के लिए सरकार ने वो व्यवस्था की। किंतु क्या होता था कि उसमें भी कई ऐसे लोग थे जो कि उन पैसों को खा जाते थे और उन तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता था। तो उनके जो कहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए उनको जो निवास स्थान मिलने वाला था, निवास बनाने के लिए वो जो सामग्री मिलनी चाहिए थी, वहां से जो पैसा उनसे वहां से जो रकम मिलनी चाहिए थे, वो रकम ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया, ऐसे लोगों के हाथों में पड़ता था कि वो लोग उसको हड़प कर लेते थे और जो सही व्यक्ति है वहां तक वो पहुंच नहीं पाता था, जिसके कारण भी निर्धनता का वो शिकार होने लगे। और कई ऐसे लोग भी थे जो कि काम करते थे इसके लिए, मैंने किसी को जैसे पैसे इत्यादि देना है, रकम इत्यादि देनी है, कोई भी काम हो गांव के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र में गांव के विकास के लिए, गांव के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नदी नाले के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, जो पैसा बाहर से आता है उन पैसों को वो पैसा भी सामंती व्यवस्था के कारण, है ना, लोगों के ऐसे जमींदार वर्ग के कारण पूंजीपति लोग के हाथ में पड़ जाता है, जिससे कि सही व्यक्ति को वो पैसा नहीं मिल पाता और जिससे भी वहाँ के गरीब जनता को उसका शिकार होना पड़ता है। उसको भी बताया गया है, आपके उपन्यासों में इन चीजों का वर्णन भी किया गया है। फिर प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार से प्रेमचंद के उपन्यास, विभिन्न उपन्यास, उन्होंने कई सारे उपन्यासों की रचना की, कौन से उपन्यास में क्या विषय वस्तु रहा उनके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि गोदान में, है ना, गोदान में उन्होंने गाय पालने की उनकी इच्छा थी, होरी इसका नायक है और इसकी नायिका धनिया है, और किस प्रकार से उन्हें पूंजीपति वर्ग किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जमींदार उन्हें प्रताड़ित करते हैं और खेत में काम करते करते मैंने अंत तक उनमें ये बताया गया है कि उनकी मैंने भारतीय संस्कृति का एक बात उसमें कही गई है, एक बात कही गई है उसमें कि गो का दान, गाय का दान किया जाता है मरने पर, परंतु इसने देखा कि इसके पास गाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अंत समय में, और किस प्रकार से धनिया 20 आने पैसा है, शायद लग रहा है 20 आना कि कितना है वो पैसा, वो कहीं से ईख अर्थात आंखों अर्थात गन्ना बेचकर लाई रहती है और पंडित से कहती है लो इनका ये गोदान है ना, गाय का दान। कहते हैं ना हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को शुभ माना जाता है, उसे देखने से शुभ होता है। कहते हैं कई लोग, हम लोग क्या करते हैं, हिंदू प्रथा वाले, हिंदू संस्कृति को अपनाने वाले लोग, हम लोग गाय को भोजन इत्यादि देते हैं, गाय को गुड़ खिलाया जाता है, गाय को प्रसाद खिलाया जाता है, केला खिलाया जाता है। क्यों? हमारे भारतीय संस्कृति में है ये, इनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ये कहा जाता है। तो ये सभी जो संस्कृति है हमारी, ये उनके उपन्यासों में परिलक्षित हुआ है। और अंत में बताया गया है गाय दान करने के लिए कुछ नहीं उनके पास में, तो उनकी पत्नी कहती है लो ये 20 आने या कितना है उसमें तो बताया गया है, ये उनका गाय का दान है। वैसे ही इन्होंने लिखा निर्मला उपन्यास में उन्होंने कैसे लिखा है, निर्मला उपन्यास में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से
एक कम उम्र की एक लड़की निर्मला जिसका विवाह एक बूढ़े से कर दिया जाता है, काहे के लिए? दहेज के लिए। इसमें मेन कारण इसमें दहेज का है। शुरू में तो उसका विवाह तय होता है उससे जिससे विवाह होना था, किंतु बाद में इसी बीच मैंने विवाह तय होना और विवाह होने के बीच में क्या होता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने पर वो समझते हैं कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब ये क्या दहेज दे पाएंगे। ऐसे में उसका विवाह जो है टूट जाता है। ऐसी अवस्था में उस लड़की का, उस नायिका का, उसकी मनस्थिति कैसी रही होगी उसके बारे में प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में लिखा है। और उसका विवाह फिर ऐसे वृद्ध से कर दिया जाता है जिसका बड़ा बेटा मनशाराम उसी के हम उम्र का रहता है। और उसको फिर किस प्रकार से एक सौतेली माँ का भी उसमें बताया गया है, किस प्रकार से रुक्मणी नाम की उसकी जो बुआ सास थी वो बच्चों को किस प्रकार सिखाती है, ये तुम्हारी सौतेली माँ है। सौतेली माँ लोग बहुत अच्छे नहीं होते, वो लोग खराब होते हैं और इसीलिए तुम लोग को ऐसे बड़े बेटे को भी कहती है, देखो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें वहाँ हॉस्टल भेज रही है। जबकि हॉस्टल उसे क्यों भेजा जाता है, मनसाराम को क्यों भेजा जाता है? वो तोताराम, उसका पति जो था, बूढ़ा था, वो सोचता है कि ये उसके हम उम्र का है, कहीं कुछ में मैंने कहना चाहिए ये उसको माँ ना कह करके कुछ और रिश्ते से उसको संबोधित करे। उसे डर था, उसे शंका थी कहीं मेरा बेटा भटक न जाए, इसलिए वो क्या करता है, उसको जाके हॉस्टल में छोड़ आता है। किंतु वहां छोड़ने पर भी उसकी स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जाती है। और इसी से वो अंग्रेजी भी पढ़ती थी, वो भी सिखाता था एक दूसरे को, वो पढ़ाया करती थी भी। और उनमें इस प्रकार के मातृत्व संबंध थे उनमें, किंतु संकीर्ण विचार वाला पति जो तोताराम, उसके मन में पता नहीं क्या घर कर जाता है। उसको शंका होती है कि घर में रखूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उसको हॉस्टल भेज देता है। और वहां पर धीरे धीरे वहां रहते रहते वहां पे बीमार पड़ने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु वो सोचता है कि मेरी माँ सही में एक माँ है, उसके मन में मेरे प्रति ऐसे कोई विचार नहीं है जैसे कि सौतेला व्यवहार किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंत तक उसमें यह भी बताया जाता है, मनसाराम की जब मृत्यु होती है तो कब होती है, वहां पड़ा रहता है, वहां पर हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। और उसका कहना चाहिए उसका जो ट्रीटमेंट, उसका जो उपचार कौन करता है, जिससे निर्मला की शादी होने वाली थी। भुवन नाम का एक व्यक्ति था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वही वहां पे डॉक्टर पदस्थ है, वही उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। परंतु उसे नहीं मालूम है कि ये वही निर्मला है जिससे मेरा विवाह होने वाला है। वो उसका इलाज करता है, उसका उपचार करता है और फिर बाद में धीरे धीरे मनसाराम की मृत्यु होती है। पर ये उसमें एक झलक उसमें दिखाया गया है, प्रेमचंद जी ने ये दिखाया है कि वहां पर निर्मला उसे देखने जाती है और उस निर्मला को देखने के बाद ही उसकी मृत्यु होती है। तो किस प्रकार से भुवन को पता चलता है कि तोताराम से पता चलता है कि किस प्रकार से तुम एक वृद्ध व्यक्ति हो और तुम कम उम्र की लड़की से तुम्हारी शादी कैसे हुई, ये उसको पता रहता है। वो जाके घर में बोला रहता है, किंतु उसे मालूम नहीं है कि ये जिससे विवाह किया है वो मेरी पत्नी है, अर्थात मेरी होने वाली पत्नी थी करके। तो सुधा जो थी वो भुवन की सखी थी, सुधा जो थी भुवन की पत्नी थी और निर्मला की सखी थी वो। तो उससे पता चला उसको कि निर्मला ने बताया था एक बार कि मेरा विवाह संबंध किसी से तय हुआ था और मेरे पिता की मृत्यु होने के बाद उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन बाद में पता चलता है सुधा को कि उसका पति जो भुवन है उससे ही उसकी शादी होने वाली थी। और एक बार जाती भी है वहां पर, निर्मला किसी कामवश उसके पास जाती भी है। सुधा शायद नहा रही होती है, अंदर रहती है, तब भुवन उसे देख लेता है और बाद में उसको इतना पश्चाताप होता है। उसको देखने के बाद पता चलता है कि यही है वो निर्मला जिससे मेरा विवाह होने वाला था। और पता नहीं क्या आगे कुछ और बताया गया है। फिर उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है, ऐसा भी बताया। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो कहानियां हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवेश के लेते हुए, पारिवारिक परिवेश को लेते हुए, उस समय को लेते हुए, उस समय क्या हो रहा था, ये सभी विषय वस्तु प्रेमचंद के उपन्यास की विषय वस्तु हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर के उन्होंने अपने उपन्यास की रचना की है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अनमेल विवाह की समस्या पर है। मैंने उस दिन गबन के बारे में बताया, आभूषण प्रियता के बारे में बताया कि किस प्रकार से समाज के, हमारे हिंदू समाज में जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो नारी है वो आभूषण के प्रति कैसे लालायित है ना। मैंने उस दिन भी कहा कि सृष्टि की अनुपम कृति नारी का आभूषण के प्रति
होना लालायित है ना, स्वाभाविक है, लालायित होना स्वाभाविक है। तो मैंने उसमें उस उपन्यास में भी देखा है कि उसके प्रत्येक नारी पात्राएं सभी कोई जो जितनी भी थी प्राय एक दो को छोड़ करके सभी आभूषण के प्रति लालायित थी। तो उनमें जालपा ने भी वैसे किया कि क्या किया, उसको आभूषण चाहिए था। अगर उसे पता होता कि मेरे आभूषण प्रेम के कारण मेरे पति को गमन करना पड़ेगा तो शायद वो नहीं करती, किंतु आभूषण प्रियता के कारण वो सब करना पड़ा। प्रेमचंद जी ने अपना विषय वस्तु बनाया और उसका परिणाम भी बताया, किस प्रकार से जितनी हमारी हैसियत है तो हमारा जीवन सफल होगा। हम हैसियत से बाहर अगर हम कुछ चाहेंगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सभी बातें उस उपन्यास से हमें मिली। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यासों की रचना प्रेमचंद जी ने की है, जिनमें कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो बातें हैं, सामाजिक जो बातें हैं, समाज का जो कहना चाहिए, समाज में जो उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, निम्न वर्गीय व्यक्ति रहते हैं, समाज में जो पूंजीपति वर्ग है वो किस प्रकार से शोषित वर्ग, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय व्यक्ति को किस प्रकार से उसका शोषण करता है, ये सभी हमारे सामाजिक बातें जो है उनके उपन्यासों में दिखाई देता है, जो कि यथार्थता को लिए हुए है। आज भी इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है वो जीवंत है। वो उपन्यास आज भी भले यहाँ कहीं सुनाई नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ झलक अभी भी समाज में विद्यमान जरूर है, जो उनके उपन्यास में लिखे गए थे। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं प्रेमचंद के उपन्यास में, जिनमें सभी प्रकार की बातों को, सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो अपनी विषय वस्तु बना करके हमें बताए हैं। हमने उसको अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद हम उसको उस चीज को जान पाते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। आगे फिर स्वतंत्रोत्तर सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, लीलाचंद्र जोशी, अके आदि के साथ ही बेचैन शर्मा, उग्र, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन के नाम उसमें उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र प्रसाद ये स्वतंत्रोत्तर सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत इनका आएगा। स्वतंत्र भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य ने हिंदी उपन्यासकारों के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत की। वह थी प्रामाणिक तथ्य का संपूर्ण भारतीय समाज तथा उसके नेतृत्वकारी वर्ग के एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 में मिली स्वतंत्रता से राष्ट्रव्यापी उल्लास का माहौल बना और 26 जनवरी 1950 के दिन नवनिर्मित संविधान के अंतर्गत भारत को संसदीय गणतंत्र घोषित किया गया और उसके राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन के लिए स्वाधीन भारत की सरकार ने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मध्य समन्वय की नीति के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की। अर्थात स्वतंत्र हुआ भारत और उसके बाद क्या हुआ, उन सभी चीजों का भी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में जगह दिया और उन सभी चीजों को भी अपने उपन्यास में लिखा। और किसान, मजदूर और निम्न वर्ग से संबंध उपन्यास लिखा गया है। प्रेमचंद, मैंने बताया प्रेमचंद के ही नहीं ज्यादा आएंगे हमारे उपन्यास जगत कहने से। प्रेमचंद का उपन्यास सबसे अधिक है, सबसे अधिक माना जाएगा, सबसे अधिक जाना जाएगा। और प्रेमचंद के बारे में आप लोग भी थोड़ा सा उनको पढ़िए, प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व क्या है, उन्होंने क्या ऐसा लिखा है कि हिंदी साहित्य जगत में उनका अमूल्य स्थान है करके उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचेंगे। किताब इत्यादि जो है आपके पास, जो अभी जो आपके तो कोर्स में ही है, 14 MSD 14 में दिया है आपका, विभिन्न उपन्यास जो है, कम से कम 4 उपन्यास तो पढ़ेंगे आप, उसमें पता चलेगा किस उपन्यास में क्या बताया गया है, किस उपन्यास में किस समस्या का निराकरण किया गया है, ये सभी बातें आपको पता चलेगा। हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद की लोकोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा से भिन्न जिस व्यक्ति केंद्रित मनोविश्लेषणात्मक परंपरा का सूत्रपात किया, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या है, प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र जैसे लोग, इन्होंने अपने उपन्यास को लिखा जिसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यास को उन्होंने लिखा। प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के यूरोपीय उपन्यासों में भी क्या कहते हैं, हाँ, युद्धोपरांत अधिकांश अंग्रेजी लेखकों के दार्शनिक विचारों पर यूरोपीय उदार पंथियों की अंतिम कड़ी सिगमंड फ्रायड है ना, फ्रायड को कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद, क्या कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा ना, मनोविश्लेषणवाद इत्यादि पढ़ा है इसमें, क्या हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र में शायद दिया है वो। तो फ्रायड को माना गया है। फ्रायड द्वारा विकसित मनोविश्लेषण बौद्धिक अराजकता की चरम सीमा है और व्यक्तिवाद तथा मोहिनी मंत्र है, इसको कहा गया है उसको। और स्वतंत्रता काल में प्रेमचंद की परंपरा और प्रगतिशील साहित्यालोचन की अपेक्षाओं के अनुरूप बहुत सारे उपन्यास सक्रिय हुए, जिनमें यशपाल, नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे, राघव आदि का नाम उल्लेखनीय है। नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन, हीरक जयंती आदि उपन्यासों की रचना की। बलचनामा नागार्जुन द्वारा ग्राम्य जीवन की यथार्थ जमीन पर नए संतुलन की खोज के बारे में बताया है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई बलचनामा आत्मकथात्मक
अपने से कहना ना, कह कह करके लिखा जाता है। जैसे कि आपके बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो कहता हुआ था, आपको सुनने में आता है, उन्होंने ऐसा किया, वो वैसा किया, बाण ऐसा था, वो उसको क्या कहा जाता था, पहले किस नाम से पुकारा जाता था, ये मुंह से कही हुई आत्मकथात्मक शैली में वो बताया गया है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। तो वैसे ही आत्मकथात्मक उपन्यास भी लिखे गए, और ये भी बलशनामा भी उसी प्रकार का आत्मकथात्मक उपन्यास है। उसी प्रकार राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव प्रेमचंद की परंपरा का स्वतंत्रता कालीन एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें गाजीपुर के गंगोली नामक गांव के सिया मुसलमानों के 10 परिवारों को मुख्य आधार बनाया गया है। देखो इसका आधार क्या है, आधा गांव है ना, आधा गांव एक उपन्यास है राही मासूम रजा का। माने उस समय मुस्लिम साहित्यकार भी हमारे हिंदी साहित्य जगत में हुए हैं, तो मुस्लिम साहित्यकार है राही मासूम रजा तो इनका एक उपन्यास है आधा गांव करके, जिसमें प्रेमचंद की परंपरा को उनका स्वतंत्रता कालीन एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। प्रेमचंद के उपन्यास को उसके स्वतंत्रोत्तर कालीन उपन्यास, तो उसमें गाजीपुर के गंगोली नामक गांव के, गाजीपुर है एक जगह, वहां के गंगोली नामक गांव के शिया मुसलमानों के 10 परिवारों को मुख्य आधार बनाकर लिखा गया है, इसलिए आधा गांव शीर्षक उसका दिया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसी प्रकार जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना, आप लोगों ने पढ़ा है धरती धन्ना अपना में किस प्रकार से एक दलित वर्ग का जो लड़का है, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ कालू नाम था। कालू, हाँ, तो वो किस प्रकार से बाहर जाकर के बहुत सारे पैसे कमा करके आता है, और उसके कोई माता पिता तो मर चुके थे, चाची उसके चाची ही थी, वो पैसे लेकर के जितना भी आता है घर में अपने चाची को कहता है कि हम घर बनाएंगे, हम इसी इलाके में बनाएंगे, तब उसको कोई भी इलाका नहीं दिया जाता, अर्थात कोई भी जगह उसे दी नहीं जाती। वहाँ के पूंजीपति लोगों का कहना था, उनका मानना था कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, हम जो पूंजीपति लोग हैं हमसे बड़ा नहीं हो सकता, वो नीची जाति का है, दलित वर्ग का है, वो घर नहीं बना सकता, वो ऐशो आराम से रह नहीं सकता, केवल हम ही लोग रहेंगे। कल आप लोगों ने जैसे बताया ठाकुर का कुआं भी उदाहरण दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण उसमें दिया था, तो वो भी दलित वर्ग का है। तो इसमें भी बताएगा जितने भी मतलब कहा जाता है इन उपन्यासों में लेखकों ने क्या क्या है, दलित वर्ग की व्यथा को बताया है कि किस प्रकार दलित होने के नाते, दलित होना मानो गुनाह है ना, दलित होना मानो गुनाह है। अगर कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में जन्म ले लिया तो उसका क्या गुनाह है। भगवान ने सभी को समान अधिकार दिया है, ईश्वर ने सभी को समान अधिकार दिया है, कानून ने भी सभी को सही अधिकार दिया है, किंतु ये मनुष्य क्यों ऐसे भेदभाव करता है, इन भेदभाव को बताया गया है। पहले जमाने में कैसा होता था, पहले आजकल के जमाने में अगर वो कालू होता तो कहीं भी जाकर के अपना घर बना सकता था, कहीं भी इमारत खड़ी कर सकता था, किंतु वो निम्न वर्गीय होने के कारण उस समय की जो रूढ़ी था, उस समय का जो मैंने कहने प्रथाएं थी, उस समय लोगों की मन के विचार थे, उनके ऐसे मन के विचार थे कि निम्न कोटि का व्यक्ति निम्न ही बना रहे, कभी ऊंचा न जाए, और उसको मानना भी उनके लिए जरूरी था। मानते भी थे, अगर नहीं मानते तो उनको मारा पीटा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो ऐसे लोगों के डर के मारे वो लोग चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे जितने भी पूंजी उनके पास हो, उस पूंजी का वो लोग ठीक से उपयोग नहीं कर पाते थे, और ये लोग उनको हंसी का पात्र बनाते थे। वो कहते भी थे, देखो पढ़ लिख के आ गया तो क्या हो गया, तू पढ़ लिख के कमा कर ले आया तो क्या हो गया, तो हम जैसा उच्च वर्गीय है क्या, ऊंचे धर्म वाला है क्या, तू तो निम्न धर्मी है, निम्न धर्मीय लोग है, कहना चाहिए निम्न कुल में जन्म लिया है तो तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है करके उनको बताया जाता था। तो उन्हीं को भी विषय वस्तु बना करके कई साहित्यकारों ने अपने साहित्य में रचना की, जिसको पढ़ करके हमें पता चलता है, आज हमें पता चलता है उसको पढ़ करके कि पहले समाज में ऐसी व्यवस्था थी, पहले समाज में ऐसा किया जाता था, पहले गांव इत्यादि में ऐसा किया जाता था, किंतु आज ये स्थिति धीरे धीरे हमारे मन में जो हमारे जो कहना चाहिए चेतना का विकास हो चुका है, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे मन में समानता के भाव जागृत हो रहे हैं। मैंने प्रचार प्रसार हुआ है शिक्षा का भी, और इस प्रकार के चीजों को भी देखते हुए हमारे मन में एक नए प्रकार के विचार धारणाएं उत्पन्न हुई है, और हमारा समाज इसीलिए आगे उन्नति की ओर जा रहा है। आज ऐसा अगर होता कोई तो पहले जाकर के क्या करना चाहिए, पुलिस में पहले ये दे दिया जाता, शिकायत दे दी जाती वहां पे कि देखो मैं आजकल की स्थिति को कह रही हूँ, आजकल की स्थिति के बारे में बता रही हूँ, आजकल अगर ऐसा होगा तो जाकर के पहले पुलिस में
रिपोर्ट लिखाया जाएगा और वहां पे न्याय मिलेगा, उसको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि सभी को समानता से जीने का अधिकार है आजकल के उसके आधार पर। उस समय भी था, किंतु प्रथाएं ऐसी थी, लोगों के मन में ऐसे विचार रहते थे कि निम्न वाला व्यक्ति, निम्न कुल में जन्म लिया व्यक्ति निम्न ही रहेगा, और उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे वो पाखंड हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे किसी भी खराब प्रकृति का भी क्यों ना हो, उसका ही बोलबाला उस समय था। किंतु आज की जिंदगी में ऐसे सामाजिक सुधार हुए, राजनीतिक सुधार हुए और नई चेतनाएं विकसित हुई, नई जागृतियां उत्पन्न हुई, लोगों के मन में नई आकांक्षाओं का उन्हें विकास होने लगा, जिसके कारण आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है। तो किससे हमें शिक्षा मिली, क्या जान के हमें शिक्षा मिली? विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया, विभिन्न लोगों से मुलाकात किए, विभिन्न चलचित्र, सिनेमा इत्यादि देखा, विभिन्न उपन्यासों को हमने पढ़ा। अगर हम नहीं पढ़े हैं तो कोई किसी ने पढ़ के हमें बताया है कि कौन सा काम न्याय है, कौन सा अन्याय है, और लोगों के मन में भी ये जो चेतनाएं हैं वो जागृत हुई और इसके आधार पर हमें समान रूप से जीने का अधिकार मिला। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ये सभी बातें विभिन्न प्रकार से साहित्यकारों ने अपने साहित्यों में रचना की है। फिर मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखा गया है। फ्रायड ने मनुष्य के हर क्रियाकलाप की प्रेरणा दमित काम वासना से निहित माना है। इस मान्यता को एडलर और जुंग ने आगे बढ़ाया। मनोविज्ञान के सिद्धांत ने यह भी सिद्ध किया कि मनुष्य का एक अंतर जगत भी है जो बाह्य जगत से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक शक्तिशाली और जटिल है। उसमें अंतःवृत्तियां मनुष्य के व्यक्तित्व में अधिक महत्व रखती हैं। समस्त बाहरी क्रियाकलाप उन्हीं की बाह्य अभिव्यक्ति है। तो ये मनोवैज्ञानिक अवचेतन मन है ना, मन जो है सामूहिक अवचेतन की समाज निष्ठा के मूल आशय अभिप्रायों को इन्होंने नितांत उपेक्षा की। काम वासना को इन्होंने स्वच्छंद यौनाचार से जोड़ने के कारण इन उपन्यासकारों ने केवल विवाह संस्था के पारिवारिक सामाजिक महत्व को ही अस्वीकार नहीं किया, परंतु सामान्य भूख प्यास यहाँ तक कि एक कप चाय की चाहत के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात अंतःकरण में उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए काम कुंठा से मुक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया। इन ऐसे ही विचारधाराएं वाले थे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाटक पढ़ा होगा आधे अधूरे में किस प्रकार से बताया गया है कि वो स्त्री जो सावित्री जो थी वो उनके चार पुरुषों के सामने में आती है, किंतु उसके कहना चाहिए उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती, जिसके कारण काम कुंठा के मैंने कहना चाहिए वो ऐसी स्थिति, अगर घर की स्त्री ऐसा कार्य करे तो निश्चित रूप से उसके घर जो पारिवारिक जो व्यवस्था है, उसके परिवार जो है वो इधर उधर टूटने बिखरने लगेंगे। उसमें सभी प्रकार की बातें बताई गई हैं, किस प्रकार से उसकी लड़की भी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से जाके शादी कर लेती है, किंतु बाद में आके घर में रहती है। और ये सावित्री जो है, इसका पूरा बताया गया है, किसी से भी वो संतुष्ट नहीं है ना। इसलिए उस नाटक का नाम आधे अधूरे दिया है। तो इस प्रकार के मनोविश्लेषण बातें को लेकर भी वो विभिन्न प्रकार के उपन्यासों की रचना की है और हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान देते हुए उससे हमें इन बातों का पता चला है। उसी प्रकार से ऐतिहासिक और मिथकीय उपन्यास है ना, पौराणिक बातों को लेकर के उपन्यास लिखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके या कहीं प्रवचन इत्यादि को पढ़ करके देख करके स्वतंत्रता काल के वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी, अहिल्याबाई, महारानी दुर्गावती आदि के साथ ही चतुर्सेन शास्त्री के वैशाली की नगरवधु आदि उपन्यास इस समय लिखे गए। रामायण और महाभारत को आधार बनाकर मिथकीय उपन्यास का एक दूसरा रूप आया सामने में। दीक्षा, अवसर, संघर्ष इत्यादि बातें उसमें बताई गई। भगवान सिंह ने अपने राम में राम विषयक एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसे लेकर राम के सदुपयोग और दुरुपयोग के संबंध में हिंदी जगत में काफी विवाद भी हुआ। अर्थात इसको छोड़िए, विवाद बातों को मत लीजिए। तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक और मिथकी यानी फैंटेसी, मैंने कहा ना, पौराणिक बातों को लेकर के, पौराणिक आख्यानों को याद करके पौराणिक आख्यानों के ऊपर भी उपन्यासों की रचना की गई हिंदी साहित्य जगत में। फिर आंचलिक उपन्यास आए। आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल विशेष को मैंने कहा ना, आंचलिक उपन्यास कहने से आप मैला आंचल को अपने दिमाग में ले लेना। मैला आंचल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। मैला आंचल में क्या हुआ है? मैला आंचल जो उपन्यास है वो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक स्थान
से वो लिया गया है उपन्यास। बहुत ही अच्छा उपन्यास है और वहाँ के रहन सहन, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के कहना चाहिए त्योहार, उत्सव इत्यादि को भी उसमें प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक कि उसमें उपन्यासकार ने, रेणु ने किस प्रकार से मृदंग की आवाज है ना, मृदंग की आवाज को भी उसमें बताया है। धिक धिना करके उसमें पुस्तक में दिया है, आप पढ़ना उसमें। तो उसमें किस प्रकार से झंकृत स्वर हमें सुनाई देते हैं, मन को मोह लेने वाले स्वर सुनाई देते हैं। तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग उत्सव इत्यादि में किस प्रकार से मृदंग बजाते थे, बाजा बजाते थे, उसका भी वर्णन किया है। किस प्रकार से वो होली खेलते थे, उसका भी वर्णन किया है। वहाँ के त्योहार, वहाँ के रीति, वहाँ के रिवाज, सभी बातों को, उस अंचल की पूरी बातों को, उस अंचल में क्या उगाया जाता था, उस अंचल में क्या होता था, इन सभी बातों को वो उन्होंने अपने विषय वस्तु बनाया फणीश्वरनाथ रेणु ने। और महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला आंचल लिखा और किस प्रकार से प्रसिद्धि पाया, मैंने ये भी बताया था, कल आपको बताया भी था किस प्रकार से डॉक्टर प्रशांत वहाँ का नायक था और वो कहाँ का जन्मा था उसके बारे में मैंने बताया, जिसे पढ़ करके आप लोगों को भी अच्छा लगा। आप लोगों ने भी कहा, मुझे तुरंत कहा था कि मैडम ये अच्छा लगा हमको, आपने जो बताया कि किस प्रकार से एक हांडी में उसको पाया गया था जिसमें एक सर्प भी था, वो सर्प निकल कर चला गया, किंतु जाकोरा के साइया मार सके न कोई वाली बात है वहाँ चरितार्थ हुई है वहां पर कि जिसको भगवान रखेगा उसको कोई नहीं मार सकता। तो ये था डॉक्टर प्रशांत और उसका पालन पोषण कैसे हुआ। और वहीं उसकी एक नायिका थी कमली करके, उससे वो शायद मिर्गी की शिकार थी और उसको वो उपचार के लिए उसके पास जाता था। इस दरमियान दोनों में प्रेम उत्पन्न हो गया और फिर बाद में कई दिन बाद ऐसा देखा गया कि उसके गर्भ में उसका बच्चा पल रहा था, किसका, डॉक्टर प्रशांत का। और चूंकि वो जिस परिवार से संपर्क रखता था डॉक्टर प्रशांत, उस परिवार वालों को उस समय किसी कारणवश मैंने उनको सजा हो रही थी, किसी कारणवश उनको जेल में रखा गया। उसके परिवार वाले जो थे, जिस परिवार से वो था, जिस परिवार अर्थात किसने रखा था, बंगाली नवयुवती ने उसको रखा था। तो क्या क्या कुछ उसमें कुछ कारण उसमें बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। फिर बाद में उसके घर वालों को जब पता चला कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है, उसकी माँ को पता चला, उसके पिता को पता चला, किंतु साफ साफ शब्दों में उसने कह दिया था। बाद में पहले तो डरती रही, किंतु बाद में पता चला कि वो डॉक्टर प्रशांत का वो बच्चा था। और अंत में वापस जब आता है डॉक्टर प्रशांत, उसको अपने पत्नी और बच्चे को स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे ही मैंने पूरी कहानी को, पूरा उपन्यास, पूरा नाटक, जो कुछ भी कहानी, जो कुछ भी नाटक, जो कुछ भी उपन्यास लिखा जाता है उसके लिए एक स्टोरी की आवश्यकता होती है। तो ये स्टोरी इसमें बताया गया है महिला आंचल। उसमें एक जगह पर कहा है, माँ ने अपनी बेटी से कहा है, क्यों बेटा, कहीं कहीं मेरी बेटी ने अपने आंचल को मैला तो नहीं कर दिया है ना, अपने आंचल को मैला तो नहीं कर दिया। ये बताया है महिला आंचल वहाँ के, अर्थात उसने ऐसा कार्य तो नहीं किया, किंतु वो सही में चरितार्थ होता है, सही में वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली रहती है। उसने एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम था नीलोत्पल आदि। तो मैंने जितने भी उपन्यास है, जितने भी कहानी है, जितने भी आपके नाटक है, सभी में एक स्टोरी की आवश्यकता होती है, बिना स्टोरी के नहीं होता। प्रथम दिन मैंने बताया था, आज अंतिम दिन भी कह रही हूँ इस बात को। उसमें भी कथानक होंगे, उसमें भी पात्र होंगे, उसमें भी संवाद होंगे, उसमें भी देश काल वातावरण परिवेश के बारे में बताया जाएगा, उसमें भी संवाद होंगे, उसमें भी एक उद्देश्य होगा जो कि हमें मैंने एक संदेश देगा कि ये उपन्यास पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली। तो यही सारी बातें प्रत्येक उपन्यास पे लागू है, जितने भी उपन्यास है सभी में लागू हैं। सभी का विषय वस्तु होता है, सभी के पात्र होते हैं, सभी मैंने जो बताया उसी बात को मैं दोहराऊंगी नहीं, उसी चीज को बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको मेरे कहने का अर्थ है आपको सभी समझ में आ गया है मैं कहना